हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करें जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, हम नया चैप्टर स्टार्ट करें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 76 तक। ठीक है, और आपके देखो ईडीसी मैंने आपके कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ईडीसी डिजिटल ट्रांसफार्मर। ठीक है, एंड आपकी डीसी मशीन में अराउंड अभी 100 क्वेश्चन और बचे। ठीक है, वो भी उसके बाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट, यानी आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ये किस चीज़ को कनेक्ट करती है ये पूछा है। ठीक है, तो पहले देखो आपका जो जनरल आपका जो पावर सिस्टम होता है उसमें देखो जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल एक डायग्राम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जनरेट करोगे बिजली, यानी इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करोगे, तो ये आपका हो गया जनरेशन। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम इंडिया में जनरेशन जो होता है वो 11 kV होता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको याद है। अब देखो आपने 11 kV जनरेट तो कर दी। ठीक है, किसी भी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, वहाँ पे आपने 11 kV जनरेट कर दी। उसको आप देखो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब देखो जैसे आप ट्रांसफ़र करते हो हज़ार हज़ार किलोमीटर, ठीक है, 2-2 हज़ार किलोमीटर, इतनी दूर दूर तक आपकी ट्रांसमिशन लाइन लगी रहती है। ठीक है, इतनी दूर दूर ट्रांसमिशन लाइन लगी रहती है। तो देखो इसमें क्या रहता है कि आप 11 kV को अगर यू का यू भेज देते हो तो देखो अब जब आपकी जो डेस्टिनेशन होगी, ठीक है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये वोल्टेज ड्रॉप बहुत हो जाएगा। बिकॉज अगर इतनी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें ऑब्वियस बात है लॉसेस होंगे, ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टेप अप कर देते हैं। हमारे पास ट्रांसफार्मर ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसके लिए सिंपल एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेप अप हो गया। तो इसमें देखो 11 kV को हम सिंपल कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो आपके स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या क्या होता है, देखो या तो आप इसको करते हो 132 kV में। ठीक है, 132 का ट्रांसमिशन आपके इंडिया में पॉसिबल है, क्लियर है। 220 kV का पॉसिबल है, ठीक है, 220। देन आपका 440 kV, ठीक है, 440 kV। देन लास्ट आपका देखो मैक्सिमम आपका जो ट्रांसमिशन होता है वो 765 kV। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका ट्रांसमिशन इंडिया में नहीं होता। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैक्सिमम जनरेशन कितना होता है और आपका मैक्सिमम जो कितने वोल्टेज पर आपका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो आपका ये होता है 765। अब देखो आपने ये बिजली कन्वर्ट तो कर दी, स्टेप अप भी कर दी, ठीक है, आप भेज भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब देखो हर किसी को इतना हाई वोल्टेज थोड़ी चाहिए होता है। ठीक है, अब हर किसी को 132 kV थोड़ी चाहिएगा, क्लियर है। इतना ज़्यादा उसको क्या काम है वोल्टेज का, क्लियर है। तो अब हमें इसको स्टेप डाउन भी करना पड़ेगा। तो पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक है, अब स्टेप डाउन में देखो क्या रहता है, जैसे देख लो सेकेंडरी हम मान लो कि 132 kV हम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन 132 वाला कर रहे हैं। उसको पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होगा ये आपको 33 kV में कन्वर्ट करेगा, 33 kV। ठीक है, अब देखो जो आपके लार्ज कंज्यूमर होते हैं, लार्ज कंज्यूमर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उनको अब देखो क्या होता है कि वो सीधे यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, 33 kV वाली ट्रांसमिशन लाइन से ही पूरी सप्लाई ले लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अपने ट्रांसफार्मर लगवा देते हैं। ठीक है, उससे फिर जो जैसे चाहिए उनको वो अरेंज कर देते हैं। ठीक है, कम चाहिए तो स्टेप डाउन लगवा देते हैं, ज़्यादा चाहिए इससे भी तो स्टेप अप लगवा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके हुए लार्ज कंज्यूमर। अब देखो लार्ज कंज्यूमर तो ठीक है, अब कुछ देखो छोटी छोटी फैक्ट्रीज वगैरह होगी, ठीक है, स्कूल्स है, कॉलेज है, ठीक है, आप लोग हम लोग हैं, ठीक है, जो रिटेल कस्टमर होते हैं वो चीज़ें, उनको तो 33 kV नहीं चाहिए, तो इसको हमें और स्टेप डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 33 kV ये हो गया। ठीक है, अब इसको और स्टेप डाउन करते हैं, कितना कर देते हैं, 11 kV कर देते हैं। ठीक है, 11 kV यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो यहाँ पे समझो, ये जो आपका हुआ, ठीक है, ये आपका हुआ प्राइमरी ट्रांसमिशन, यानी आपने ये प्राइमरी ट्रांसमिशन किया। ठीक है, एंड आपका ये वाला जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपने देखो लार्ज कंज्यूमर को दी, ठीक है, और आपने आगे भेज दी, क्लियर है। ये वाला जो ट्रांसमिशन होता है ये आपका होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो आप अगर ध्यान से देखते हो आपका जनरेशन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पूरा आपका ट्रांसफर करना स्टार्ट कर रहे हो आप इस पॉइंट से। ठीक है, अब इस पॉइंट से आप ट्रांसफर कहाँ तक कर रहे हो, यहाँ तक आपने ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो इसमें देखो प्राइमरी ट्रांसमिशन आ गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन आ गया। तो यहाँ पे देखो ये जनरेशन से लेके ये जो ट्रांसफार्मर है ये कौन सा है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो जनरेशन से लेके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है, ये एक स्टेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशन होता है, उस वहाँ तक हमने की है ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ये पूरा आपका ट्रांसमिशन लाइन होगी। तो सिंपल क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट जनरेटिंग स्टेशन टू स्विचिंग स्टेशन। स्विचिंग मतलब ये इसी की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप स्विच कर दे तो कम कर देते हो वोल्टेज को, या फिर बोल सकते हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशन। क्लियर है, तो ये ऑप्शन इसका तो करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो हमने इसको 11 kV तो कर दिया, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 11 kV में कन्वर्ट कर दिया। अब आपकी जो कॉलेज है, स्कूल्स वगैरह है, ठीक है, अब जो आपकी सिटीज़ में जो फैक्ट्रीज वगैरह है, ठीक है, अब उनको इतना ज़्यादा चाहिए नहीं होता, तो वो डायरेक्ट यही से 11 kV यू ले लेते हैं। ठीक है, पूरी 11 kV यू ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, देखो उनके फैक्ट्री के बाद ट्रांसफार्मर होता है, वो अपने अकॉर्डिंग सिंपल 440 वोल्ट या फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें क्या आ जाएगा आपकी
कॉलेज आ जाएगी, बिकॉज देखो कॉलेज में आपकी लैब वगैरह भी होती है, ठीक है, तो उनको सप्लाई भी डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरी 11 kV की ट्रांसमिशन लाइन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके फैक्ट्रीज वगैरह भी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे तो लार्ज कंज्यूमर आ गए। अब जरूरी थोड़ी हर कोई लार्ज कंज्यूमर ही हो, ठीक है, छोटे कस्टमर भी तो होते हैं, ठीक है, तो छोटे कंज्यूमर भी तो होते हैं, उनका भी तो कुछ होगा, ठीक है, तो वो भी यही से लेते हैं। अब देखो अब हम लोगों को तो 11 kV नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज देखो सबको मिल गई, हम बचे, हमें तो 11 kV नहीं चाहिए, तो हमें उसको थोड़ा और स्टेप डाउन कर देते हैं, ठीक है, तो चलो उसको स्टेप डाउन करते हैं। 11 kV तो हमारा यहाँ से आ रहा है, बट हमें तो कितना चाहिए होता है, 440 वोल्ट चाहिए होता है ना, 440 वोल्ट, ठीक है, और ये भी आपकी 3 फेज़ की सप्लाई होती है, क्लियर। और यहाँ पे ये कनेक्शन आपको पूछा जाता है, यहाँ पे आपका कनेक्शन रहता है देखो डेल्टा, ठीक है, डेल्टा देन आपका स्टार, तो स्टार भी आपका 4 वायर वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने एरो बना रखे न, ये सब अपन है, ठीक है, अपन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स, ठीक है, ये जैसे मेरा घर हो गया या आपका घर हो गया, ठीक है, ये सब आपके कंज्यूमर्स हो गए, क्लियर इतना। तो यहाँ पे देखो क्या रहता है, जैसे अगर आपको चाहिए सिंगल फेज, तो सिंगल फेज होगा तो क्या करेगा, देखो सेकेंडरी हमारा स्टार है ना, स्टार में देखो आपका ये न्यूट्रल है, तो अब सिंपल क्या करेगा, आपको एक फेज चाहिए तो यहाँ से ये एक फेज ले लिया और यहाँ से आपको ये न्यूट्रल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब किसी को 3 फेज चाहिए, जैसे फार्म वगैरह जो होते हैं, ठीक है, खेत वगैरह होते हैं, उनमें 3 फेज चाहिए होता है, तो वो डायरेक्ट उनको 3 फेज प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ से, क्लियर चीज़। और ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, ये वाला जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया ना यहाँ पे, ये आपका हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये पूरा आपका है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड यहाँ पे ये 4 वायर क्यों यूज़ करते हैं, जैसे ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे सिंपल हम 4 वायर क्यों करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 वायर ना, एक न्यूट्रल भी है, 4 वायर इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज आपके ये जो कंज्यूमर्स है, इनके घर में, सबके घर में डिफरेंट डिफरेंट लोड होगा, किसी पे कहीं पे ज़्यादा लोड होगा, कहीं पे कम लोड होगा, ठीक है, तो लोड अनबैलेंस रहता है ना, उस वजह से हम ये वाला कनेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, 4 वायर वाला, क्लियर है चीज़ ये। तो ये आपका एक बेसिक डायग्राम हो गया, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए पावर सिस्टम में। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज फॉर, ठीक है, तो अभी बताए देखो 3 फेज 4 वायर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके लिए होगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्यों, बिकॉज देखो आपको मैंने अभी बताया कि जो लोड है, ठीक है, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उनके घर में जो लोड होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी अनबैलेंस लोड होगा, तो अनबैलेंस लोड के केस में हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज करते हैं, क्लियर है चीज़ ये। द रेटेड वोल्टेज ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज, ठीक है, यानी रेटेड वोल्टेज कैसे बताते हैं हम 3 फेज पावर में, क्लियर है। तो देखो पावर आपकी क्या होती है, पावर P इक्वल्स टू, देखो सिंपल फेज वोल्टेज, ठीक है, इनटू आपका फेज करंट, ठीक है, देन इनके बीच में जो एंगल है, ठीक है, दैट इज cos फाई, क्लियर है। ये तो मैंने सिंगल फेज के लिए लिख ली, बट यहाँ पे 3 फेज की बात कर रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, ठीक है, तो ये आपका हो गया पावर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो मेन एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपकी ये जो फेज वैल्यू है, ठीक है, ये V फेज और I फेज, ये आपकी RMS वैल्यू है, ठीक है, RMS वैल्यू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, RMS वैल्यू। अब इसमें देखो यहाँ पे ये भी समझ लेना, ये जो एंगल होता है फाई, ये आपका किसके बीच में होता है, RMS वैल्यू के बीच में होता है, ठीक है, यहाँ से आप समझ ही गए होंगे, तो ये भी आप समझ कर याद रखना, ठीक है, कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल रहता है फाई, ये वोल्टेज कौन सा होता है, RMS फेज वोल्टेज बोल सकते हो, ठीक है, तो ये आपका RMS फेज वोल्टेज है, क्लियर है इतना। अब देखो इसी को अगर मैं लाइन वोल्टेज के टर्म में लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो सिंपल √3, ठीक है, √3 VL लाइन वोल्टेज, और आपका ये भी लाइन वोल्टेज, ठीक है, ये आपका cos फाई, ये रहता फॉर्मूला। एंड इसमें देखो ये जो VL और IL वैल्यू है, ठीक है, ये है तो कौन सी, लाइन वोल्टेज है, ठीक है, बट ये RMS लाइन वोल्टेज है, ठीक है, RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज है। तो मैं रेटेड वोल्टेज कैसे दे रखी होती है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, सिंपल क्या हो जाएगा, RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, क्लियर चीज़। बस आपको बस यहाँ पे एक चीज़ ये कंफ्यूज हो जाते हो लोग, ये जो फाई एंगल है ना, ये लाइन वोल्टेज के बीच में नहीं है, ठीक है ना, ये आपका फेज RMS वैल्यू के बीच में होता है, ये चीज़ क्लियर है आपकी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट जनरेटिंग वोल्टेज, यानी इसमें से कौन सा आपका जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई हम बता तो ऐसे सकते नहीं, ठीक है, बिकॉज देखो जनरेट करने के लिए तो आप जो चाहो जनरेट कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, नॉर्मल पावर प्लांट में या फिर कोई भी पावर प्लांट हो, ठीक है, उसमें आपकी मर्जी, आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है, बट उसमें देखो आप, अब ऐसा नहीं है कि 3 kV की आपको जनरेशन करनी है, बट उसमें अब दूसरी चीज़ें भी देखनी होती है, कॉस्ट देखनी पड़ती है, ठीक है, कितना फ्यूल लगेगा, ठीक है, कितना कोयला जलाना पड़ेगा, तो सब कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, जो सबसे इकोनॉमिक होता है वही हम यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 6.6 kV है, ठीक है, ये होता है 11 kV, तो आपका देखो मैक्सिमम जनरेशन होता है, एंड 13.2 kV भी होता है, ठीक है, बट आपका 9.9 kV जनरेट नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ये आपका इकोनॉमिकल नहीं रहता। इन द ट्रांसमिशन सिस्टम द फीडर सप्लाइज पावर टू, यानी आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में जो फीडर होता है, ये किसको पावर सप्लाई करता है, ये पूछा है, ठीक है।
पहले देखो सिंपल एक इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया स्विचिंग सबस्टेशन। ठीक है, मैंने आपको पूरा जो डायग्राम स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में जो समझाया था, ठीक है, उसमें मैंने बताया था स्विचिंग स्टेशन एक बताया था। क्लियर है? तो वहाँ पे क्या हो रहा था, 33 kV को वो 11 kV में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये देखो पूरी 3 फेज सप्लाई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले जो आपके बड़े बड़े बेसिकली जो कस्टमर्स होते हैं नॉर्मल, ठीक है, कॉलेज हो गई, स्कूल्स हो गई, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, तो उनको डायरेक्ट 11 kV चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपकी हो गई इंडस्ट्री। देन हमें तो 11 kV नहीं चाहिए, ठीक है, हमें तो 440 वोल्ट चाहिए। तो हम 11 kV को पहले स्टेप डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप डाउन हो जाएगा 11 kV। तो देखो 11 kV यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसको हमें करेंगे 440 वोल्ट में। ठीक है, तो ये 440 वोल्ट जो है यहाँ पे ये कंज्यूमर्स को मिल जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर्स मतलब आप और हम। क्लियर है ये चीज़? इसमें जो कनेक्शन यूज होता है डेल्टा, ठीक है, और स्टार, और ये भी आपका 4 वायर वाला। ठीक है ये चीज़, तो डेल्टा स्टार 4 वायर। अब देखो यहाँ पे ये जो 11 kV है, ठीक है, इस 11 kV को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आपने इस 440 वोल्ट, ठीक है, ये 440 वोल्ट है, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स में बांटोगे। ठीक है, बहुत सारे रिटेल कस्टमर है, उन सबको 440 वोल्ट में से सिंगल फेज चाहिए तो सिंगल फेज प्रोवाइड करोगे, 3 फेज चाहिए तो 3 फेज प्रोवाइड करोगे। ये आपका होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो इसी को मैं एक बार वापस बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा देखो। अब ये आपका हो गया स्विचिंग स्टेशन। ठीक है, स्विचिंग सबस्टेशन, ये आपका करेगा 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट। क्लियर है? अब देखो यहाँ से ये मैं एक सिंगल लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 फेज बनाए थे, तो यहाँ से क्या करूँगा, देखो पहले इसको मेरे को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप डाउन मतलब देखो आप जिस भी सिटी में रहते हो, उस सिटी में आपका कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा ना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड होगा जो आपको घर तक बिजली प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो उसमें क्या होगा, देखो ये आपका वो वाला बोर्ड हो गया। ठीक है, जो आपके सिटी में जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, ये आपका हो गया लोकल सबस्टेशन। ठीक है, अब यहाँ से ये स्विचिंग सबस्टेशन से यहाँ तक बिजली प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए, तार चाहिएगा। ठीक है, वायर से प्रोवाइड करोगे, ये वाला वायर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फीडर। ये आपका हो गया फीडर। ठीक है, अब आपके सिटी में जो स्विचिंग बोर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ तक तो सप्लाई आ गई। अब वो क्या करेंगे, टॉवर के जरूरी, ठीक है, यानी टॉवर्स वगैरह लग रखे होते हैं, टॉवर से आपके घर तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए टॉवर्स। ठीक है, ये आपके हो गए टॉवर्स, या फिर बोल सकते हो इसको पोल। क्लियर है? यानी आपके घर के बाहर जस्ट पोल लगा हुआ होगा कोई। ठीक है, वहाँ पोल तक ये बिजली कौन लाएगा, ये लोकल सबस्टेशन का काम है। ठीक है, तो ये वायर जो आप यूज़ करोगे, बिकॉज वायर से ही बिजली ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये जो वायर आपने यूज़ किया, ठीक है, लोकल सबस्टेशन से पोल तक, ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटर। बिकॉज देखो आप अकेले तो होंगे नहीं, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, सबको ये ऐसे सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रखी होगी 440 वोल्ट। क्लियर है? तो ये पोल तक हो गई। अब पोल के बाद देखो क्या है, आपके घर में बहुत सारे लोड लग रखे हैं। ठीक है, टीवी हो गई, फ्रीज हो गई, ठीक है, बहुत सारे लोड है डिफरेंट डिफरेंट। तो अब देखो वो लोड जो है, उन सबको हमने किससे कनेक्ट कर रखा होता है, बेसिकली उन कितना लोड बिजली बेसिकली कंज्यूम कर रहा है, ये सारा हमारा कौन बताता है, मीटर बताता है। यानी घर के बाहर एक मीटर लग रखा होता है। ठीक है, वो मीटर सब लोड से कनेक्टेड रहता है। क्लियर चीज़ है? तो वो जो आपका मीटर है, ठीक है, उस मीटर तक हमें बिजली चाहिएगी ना, उस मीटर में बिजली प्रोवाइड करोगे। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर। ठीक है, मीटर बोल सकते हो, या फिर इसको आप लोड भी बोल सकते हो। ठीक है ना, बिकॉज एट द एंड आपके घर में जो लोड है ना, बिजली तो वही यूज़ करेंगे, मीटर तो हमें सिर्फ बताएगा कि कितना यूज़ कर रहे हैं वगैरह। ठीक है, मीटर या फिर इसको बोल सकते हो लोड। क्लियर है? तो ये जो पोल है, घर के बाहर पोल तो लगा दिया, अब पोल से एक वायर लेके आएंगे जो आपका मीटर से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो वो जो आपका वायर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्विस मेन। ये सब चीज़ें क्लियर है? अब जरा यहाँ पे ध्यान से आप देखो, चीज़ें समझ सकते हो। देखो फीडर आपका डिज़ाइन होगा करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटर आपका डिज़ाइन होगा वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, और आपका जो पोल होगा, ठीक है, पोल और आपका लोड के बीच में जो वायर है ये वाला सर्विस मेन, ये आपका किस पे बेस होगा, लोड पे बेस होगा। बिकॉज देखो अगर लोड ज़्यादा हैवी है, ठीक है, यानी आपके घर में ज़्यादा हैवी लोड लग रखे, तो ये वायर भी थोड़ा अच्छा वाला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा, आपके लोड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो। फीडर आपका डिज़ाइन होता है करंट कैरिंग या फिर करंट हैंडलिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर डिज़ाइन होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप के बेस पे। ठीक है, यानी वोल्टेज ड्रॉप इस वायर में कम से कम होगा, तभी तो पोल तक अच्छा खासा वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, यानी मान लो यहाँ से 230 वोल्ट भेज रहे हो, पोल तक ही आपको सिंपल 180 वोल्ट मिल रहा है, तो इतना सारा ड्रॉप हो गया। ड्रॉप नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटर को इट इज़ डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटर में आपकी टैपिंग अवेलेबल होती है, बिकॉज देखो एक आप अकेले तो हो नहीं, बहुत सारे कस्टमर है, सबको देना है ना, तो टैपिंग तो ऑब्वियस बात होनी चाहिए। ठीक है, और सर्विस मेन कौन सा हो गया, इट इज़ डिजाइन अकॉर्डिंग टू लोड, जैसा आपका लोड है उसके अकॉर्डिंग सर्विस मेन डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो इसने पूछा था कि फीडर किसको सप्लाई करती है पावर। ठीक है, तो फीडर आप सिंपल देख सकते हो, ये आपका फीडर है। ठीक है, ये आपका देखो डिस्ट्रीब्यूटर को पावर सप्लाई कर रही है। ठीक है, ये आपका फीडर वायर हो गया ना, यहाँ से जो भी ये पावर सप्लाई करेगा ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर को देगा।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, इसमें देखो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे देखो वोल्टेज वेरिएशन, ठीक है, कि वोल्टेज वेरिएशन कितना होता है डिस्ट्रीब्यूटर में, तो ये आपका देखो ±6%, ठीक है। एंड आपका फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कितना होता है ये भी पूछा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन होता है वो ±3%, ठीक है। दोनों चीज़ आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। क्लियर चीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीडर इज डिजाइन मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, कैसा होता है देखो, करंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में अभी समझा दिया, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। डिस्ट्रीब्यूटर आर डिजाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को किस बेसिस पे डिजाइन करते हैं, तो अभी पढ़ लिया, वोल्टेज ड्रॉप इन इट, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय अंडरग्राउंड सिस्टम इज सुपीरियर टू ओवरहेड सिस्टम इन रेस्पेक्ट टू, यानी देखो आप अगर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहे हो अंडरग्राउंड सिस्टम से, तो ये आपका ज़्यादा सुपीरियर होता है कंपेयर टू आपका ओवरहेड सिस्टम। अब देखो ओवरहेड सिस्टम कौन सा होता है, आप सिंपल अपने घर के बाहर भी देख सकते हो, ठीक है, पोल्स लग रखे होते हैं, पोल से वायर्स ऐसे सिंपल लटक रहे होते हैं, ठीक है, उससे बिजली ट्रांसफर करते हैं, तो आप खुद ही देख सकते हो वायर्स सब कैसे दिखते हैं, एकदम अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, लुक वाइज इतना ओवरहेड सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। बट अंडरग्राउंड में क्या होता है, सारे वायर आपके अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है, तो वायर्स वगैरह कुछ बाहर दिखते नहीं है, तो अपीयरेंस उसका अच्छा है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, देखो अपीयरेंस के कंपेयर में, ठीक है, अगर इससे रिलेट करो अपीयरेंस से, तो अंडरग्राउंड सिस्टम हमारा अच्छा है। एंड पब्लिक सेफ्टी के कंपेयर में भी आपका अंडरग्राउंड सिस्टम अच्छा है। क्यों? बिकॉज देखो ओवरहेड सिस्टम में क्या होता है, आपके वायर्स वो सब लटक रहे, ठीक है, अब गलती से अगर कोई पेड़ भी किसी वजह से टूट गया और उन वायर्स पर गिर गया, ठीक है, तो वायर्स क्या होंगे, नीचे ज़मीन पे गिरेंगे। अब मान लो अगर बारिश का टाइम है, ठीक है, पानी कहीं पे भरा हुआ है, वहीं पे अगर आपका वायर टूट के गिर गया, तो फिर अगर उस पानी में अगर कोई जानवर वानवर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा उनको, ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है ओवरहेड सिस्टम में। बट अंडरग्राउंड सिस्टम में ऐसा आपका कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, तो अपीयरेंस और पब्लिक सेफ्टी दोनों के मामले में आपका अंडरग्राउंड सिस्टम सुपीरियर है, ठीक है, तो पहला तो सही है। मेंटेनेंस कॉस्ट, तो ये भी सही है, देखो मेंटेनेंस कॉस्ट के कंपेयर में आपका जो अंडरग्राउंड सिस्टम है ये ज़्यादा सुपीरियर होता है, बिकॉज देखो ओवरहेड सिस्टम में आपके बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसमें मेंटेनेंस आपको बहुत करना होता है, बट अंडरग्राउंड सिस्टम में आपका इतना मेंटेनेंस नहीं होता। बट यहाँ पे अंडरग्राउंड सिस्टम में एक दिक्कत है कि जो इनिशियल कॉस्ट है, यानी आपको जो सेटअप करने के लिए, पहले आपको अंडरग्राउंड सिस्टम सेटअप करने के लिए जितना खर्चा लगेगा वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ओवरहेड सिस्टम, ये एक इसका डिसएडवांटेज है अंडरग्राउंड सिस्टम का, ठीक है ना। तो देखो मेंटेनेंस तो कम होती है अंडरग्राउंड सिस्टम की। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट, तो ये भी सही है, देखो ओवरहेड सिस्टम में आपके फॉल्ट्स बहुत होते हैं, बट अंडरग्राउंड सिस्टम में आपके फॉल्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। पावर फेलियर भी आपका अंडरग्राउंड सिस्टम में इतना नहीं होता, और एक्सीडेंट्स भी आपके कम से कम होते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम में, ठीक है, तो सी भी आपका सही है, यानी ए बी सी तीनों ही सही है, यानी तीनों के रेस्पेक्ट में आपका अंडरग्राउंड सिस्टम सुपीरियर है कंपेयर टू ओवरहेड सिस्टम। अब ये तो एक तरह से एडवांटेज वाला क्वेश्चन हो गया। देखो आगे वाला क्या पूछा, द मेन ड्रॉबैक यानी डिसएडवांटेज बताइए अंडरग्राउंड सिस्टम के, ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे, देखो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, यानी जो इनिशियल में जब सेटअप करने का जो खर्चा लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगता है अंडरग्राउंड सिस्टम में, ठीक है। एक्सपोजर टू लाइटनिंग, तो ये तो कुछ है नहीं, ठीक है, बिकॉज अगर आपने अंडरग्राउंड कर रखा है तो इसमें लाइटनिंग से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, लाइटनिंग कहाँ आएगी, क्लियर, वो तो ओवरहेड में आपकी प्रॉब्लम होती है। एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक हजार्ड सच एज स्मोक, आइस, विंड एक्सेट्रा, ठीक है, इनसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको अंडरग्राउंड सिस्टम को। इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन सर्किट्स, ठीक है, इसमें भी आपकी कुछ नहीं होता अंडरग्राउंड सिस्टम में, ठीक है, बस एक ही दिक्कत आती है कि अंडरग्राउंड सिस्टम आपको सेटअप करने के लिए बहुत रुपए लगते हैं, ठीक है, खर्चा बहुत महंगा हो जाता है, तो इसका एक ये डिसएडवांटेज है सबसे मेन। द मेन ड्रॉबैक ऑफ ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम इज, यानी ये इसने क्या पूछा है, मेन ड्रॉबैक पूछा है, यानी डिसएडवांटेज ओवरहेड सिस्टम का पूछा है, ठीक है ना। ओवरहेड सिस्टम का क्या होता है, ये आपकी सर्ज प्रॉब्लम। अब देखो सर्ज प्रॉब्लम क्या होता है, सर्ज का मतलब होता है एकदम से बढ़ जाना, ठीक है, ओवरहेड सिस्टम में क्या होता है, आपकी जो वोल्टेज है कि वो एकदम से सर्ज हो जाती है, यानी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किस वजह से बढ़ सकती है, लाइटनिंग की वजह से बढ़ सकती है, ठीक है, तो सर्ज प्रॉब्लम आपके ओवरहेड सिस्टम में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है, कंपेयर टू अंडरग्राउंड सिस्टम। बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द सेम पावर कैन बी डिस्पैच कीपिंग द लाइन लॉस, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बेसिकली इस क्वेश्चन में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। देखो जो आपकी 3 फेज में जो आप पावर भेजते हो, ठीक है, पावर जो आपकी ट्रांसफर होती है वो सिंपल क्या होती है, √3 VL/IL cos फाई, तो पावर आपकी हो गई √3 VI cos फाई, ठीक है, यहाँ पे लाइन वोल्टेज है, क्लियर है, लाइन वोल्टेज RMS लाइन वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लाइन करंट निकालता हूँ, सिंपल अगर करंट निकालता हूँ तो करंट मेरे को क्या मिलता है, यहाँ से पावर डिवाइडेड बाय √3 V cos फाई। अब देखो सिंस हम 3 फेज की बात कर रहे हैं तो वायर कितने होंगे, 3 वायर होंगे, ठीक है, RYB 3 फेज होंगे ना,
तो अगर तीनों फेज में मेरे को लाइन लॉस निकालना है, ठीक है, लाइन लॉस यानी आपके जो रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस होंगे वो अगर निकालना है, तो लॉसेस को हम सिंपल लिखते हैं देखो डब्लू से, ठीक है। तो ये आप देखो नॉर्मली कैसे निकालते हो, आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर आपका रेजिस्टेंस। सिंस 3 वायर है, 3 फेज की बात कर रहे हैं, तो उसको सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हमें लाइन लॉस का फॉर्मूला मिल गया सिंपल 3 आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब आप इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा आप कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फिर कौन सा आपका सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे 3 आएगा या फिर 2 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ से अगर मैं इसके लॉसेस निकालता हूँ, ठीक है, लाइन लॉस 3 फेज के लिए, तो देखो 3 इंटू, ठीक है, आई स्क्वायर यानी देखो यहाँ पे ये आ जाएगा करंट का स्क्वायर, तो पावर का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, देन वोल्टेज का स्क्वायर, देन आपके पावर फैक्टर का स्क्वायर। क्लियर है एकदम, देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। देन आपका ये रेजिस्टेंस आ जाएगा आर। क्लियर इतना, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे को लॉसेस मिलेगा, ठीक है, लॉसेस का जो फॉर्मूला मिला ये हो गया पी स्क्वायर, ठीक है, पावर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 5 इंटू मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की अगर मैं वैसे वैल्यू लिख लूँ तो रो एल बाय ए, के ए यहाँ पे आपका एरिया है। क्लियर है, ये मेरा हो गया लॉसेस का फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपके जो लॉसेस होता है या फिर बोल सकते हो लाइन लॉसेस, ये आपके देखो प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आपके देखो प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज के स्क्वायर के, ठीक है। जो भी आप वोल्टेज ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, कि जो भी वोल्टेज आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एंड आपका दूसरा आप साफ देख सकते हो इज प्रोपोर्शनल टू 1/cos स्क्वायर 5, ठीक है, पावर फैक्टर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये दोनों ही रिलेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला कि हमें सेम पावर को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, सेम पावर को ट्रांसफ़र करना है। तो जरा समझो, देखो लॉसेस प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर के, ठीक है, और वोल्टेज हम कर रहे हैं डबल, ठीक है। तो अगर देखो मैं अगर वैल्यू लेके करवाऊँ तो देखो मान लो पहले वोल्टेज था V, ठीक है, बाद में आपने कर दिया 2V, ठीक है। अब इसने बोला पावर को सेम रखना है, चलो पावर सेम हो गई, तो देयरफॉर आपकी जो लॉसेस है, ठीक है, लॉसेस क्या हो जाएंगे सिंपल देखो W2 डिवाइडेड बाई W1, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे देखो V स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे V1 क्या है, ये आपकी V1 की वैल्यू है, और यहाँ पे ये 2V आपके V2 की वैल्यू है। क्लियर है। तो यहाँ से आप अगर लॉसेस निकालोगे W2 यानी लाइन लॉसेस सेकंड केस में, ठीक है, जब आप वोल्टेज को डबल कर रहे हो तो ये आपके कितने हो जाएंगे सिंपल, जो भी मेरे लॉसेस फर्स्ट केस में थे डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यानी लॉसेस मेरे क्या हो रहे 1/4 हो जाएंगे, ठीक है। मेरे को इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप देख के समझ सकते हो। अगर डबल कर रहे हो वोल्टेज को तो सिंस यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएंगे लॉसेस, यानी डी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ से आप इससे एरिया निकालो, ठीक है। ये जो कंडक्टर का जो एरिया होगा इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो एरिया ए इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे देखो आप साफ निकाल सकते हो, ये हो जाएगा आपका देखो पावर का स्क्वायर, देन रो आपकी लेंथ एल डिवाइडेड बाय आपका देखो यहाँ पे आ जाएगा ये लॉसेस लाइन लॉस यानी डब्लू, देन आपका वोल्टेज का स्क्वायर, देन आपका पावर फैक्टर का स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया। क्लियर। एरिया का मतलब देखो कैसे, जैसे ये आपका कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, अब कंडक्टर में ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका एरिया है, ठीक है, ये आपका एरिया। तो जरा सोचो अगर एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि अगर एरिया ज़्यादा तो वायर देखो इतना, ठीक है, ये आपका एरिया ज़्यादा, ठीक है। तो एरिया ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, वायर आपका ज़्यादा मोटा है, ठीक है। और अगर वायर ज़्यादा मोटा होगा तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, यानी अगर ज़्यादा मोटा वायर आप लेके आ रहे हो, खरीद के लेके आ रहे हो, तो उसका वजन भी तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से सिंपल इस एरिया को वेट से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज कभी कभार आपको वेट की टर्म में ये क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से देखो जो वेट आपका आएगा, ठीक है, एरिया और वेट एक ही चीज़ है, ठीक है, रिलेट इनसे करोगे तो वेट यहाँ से आपका देखो रिलेशन आएगा 1/, देखो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, V स्क्वायर एंड आपका पावर फैक्टर के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेट की टर्म में अगर पूछे तो यहाँ से आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे। अब देखो अगर मैं मेरे कंडक्टर का वॉल्यूम निकालता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम सिंपल क्या हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से देखो एरिया मेरा ऊपर है ये पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखो पी स्क्वायर रो एल का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका ये हो जाएगा देखो डब्लू, ठीक है, लाइन लॉसेस वोल्टेज का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ आपके पावर फैक्टर का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 5, ये आपके बन गया फॉर्मूला वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आप समझ गए कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ये आपका देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर के, ठीक है, वोल्टेज के स्क्वायर के एंड आपका पावर फैक्टर के स्क्वायर के, ठीक है। अगर बाकी से पावर वगैरह को लॉसेस वगैरह को कॉन्स्टेंट मान के चलते हो तो सिंपल आपका ये रिलेशन रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है चीज़ ये, और आपको ये वेट वाला भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ फिक्स अमाउंट ऑफ पावर
is to be transmitted over certain length with fixed power loss, it can be said that the volume of conductor. अब देखो पावर आपकी फिक्स, ठीक है, लॉसेज आपके फिक्स, क्लियर है। तो अब हमें बताना है कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा। तो अभी मैंने आपको देखो लास्ट क्वेश्चन में डेराइव करके बताया पूरा। देखो वॉल्यूम जो आपका होता है कंडक्टर का, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपको देखो पावर का स्क्वायर, ठीक है, रो आपके एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके लॉसेस यानी डब्लू, ठीक है, देन आपके वोल्टेज का स्क्वायर, देन आपके पावर फैक्टर का स्क्वायर, ठीक है। सिंस इसने बोल दिया पावर कांस्टेंट, लाइन लॉसेस कांस्टेंट, लेंथ वैसे ही कांस्टेंट होती है, फिक्स लेंथ है, ठीक है, रजिस्टिविटी फिक्स होती है। तो यहाँ से आपको मिल गया कि वॉल्यूम जो आपका है वॉल्यूम, ठीक है। एंड आपका देख लो ये जो वॉल्यूम में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ये आपके अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग वॉल्यूम होता है, ठीक है। 2 वायर सिस्टम हो गया, 3 वायर सिस्टम हो गया, तो उन पर डिपेंड करता है कि क्या है। अगर ये आपको पूरा जानना है कि किस सिस्टम के लिए कितना होता है, तो उसके लिए मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, ठीक है, सप्लाई सिस्टम पर, वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए मैंने आपको वॉल्यूम बता रखा है, वो भी डेराइव करके, ठीक है, कि कैसे आता है और कितना होता है। तो ये एक जनरल मिल गया हमें, ठीक है, सिंपल 3 फेज 3 वायर के लिए, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया वी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई के इन्वर्स रिलेशन में होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हो जाएगा, सिंपल वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड स्क्वायर ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द लोड, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर एन टाइम्स, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर में, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप आपका सेम है एंड आप वोल्टेज को एन टाइम्स अगर बढ़ाते हो ना, तो आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा एन टाइम्स, क्लियर चीज़। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन ट्रांसमिशन सिस्टम द वेट ऑफ कॉपर यूज्ड, यानी देखो वेट का क्वेश्चन आ गया ना अभी, तो मैंने क्या बताया था, वेट को आप रिलेट करोगे एरिया से, बिकॉज किसी कंडक्टर का अगर आपका एरिया ज़्यादा है, कि एरिया मतलब ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये आपका क्या है एरिया, ठीक है। तो अगर किसी कंडक्टर का एरिया ज़्यादा होगा यानी वो वायर ज़्यादा मोटा होगा, और ज़्यादा मोटा मतलब उसका वेट भी ज़्यादा, ठीक है। तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि वेट या आपका प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, कि जो भी आपका एरिया होगा। एंड एरिया मैंने आपको ऑलरेडी निकलवा दिया, ठीक है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए जो एरिया मैंने आपको डेराइव करवाया था, ठीक है। तो उसमें हमें पता चला था कि ये आपका डिपेंड करता है, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर, जो भी वोल्टेज आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसके स्क्वायर के, एंड आपके पावर फैक्टर के स्क्वायर के, ठीक है। तो सिंपल क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या हो जाएगा, सिंपल वेट आपका 1/E स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे ई क्या ये आपको जब वोल्टेज आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो देखो अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन एसी ट्रांसमिशन लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो ऑलरेडी मैं डेराइव करवा चुका हूँ, देख लो कितनी बार ये क्वेश्चन सेम पूछ लिया आपको, ठीक है। इसलिए आपको ये फॉर्मूला आपको वॉल्यूम वाला याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन बेसिकली आपको याद रखना है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के स्क्वायर एंड आपका पावर फैक्टर का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन में इसने देखो सिंपल वोल्टेज और पावर फैक्टर दिया है, तो इसके ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो सिंपल बोथ बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंप्रूविंग पावर फैक्टर, यानी कि आप अगर पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हो तो उससे क्या इफेक्ट आता है ये पूछा है, ठीक है। तो सिंपल देखो आउटपुट पावर क्या होती है, P इक्वल्स टू √3 वोल्टेज यानी VI cos फाई। यहाँ से देखो अगर मैं करंट की वैल्यू निकालता हूँ, करंट यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, पावर P, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज इंटू आपका cos फाई, ये आएगा आपका रिलेशन, ठीक है तक। अब देखो मान लो पावर आपकी कांस्टेंट है, वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से में क्या मिलता है कि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू cos फाई, ठीक है। यानी अब इसने क्या बोला, आप पावर फैक्टर को इंप्रूव कर रहे हो यानी पावर फैक्टर को बढ़ा रहे हो, तो पावर फैक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, रिड्यूस करंट फॉर अ गिवन आउटपुट, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। फॉर द सेम कंडक्टर लेंथ, सेम अमाउंट ऑफ पावर, सेम लॉसेस एंड सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ, विच सिस्टम रिक्वायर्ड मिनिमम कंडक्टर एरिया, यानी किस कंडक्टर में सबसे कम एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा ये पूछा है, ठीक है। तो पहला क्या है, सिंगल फेज एसी, ठीक है। तो पहले सिंगल फेज एसी के लिए मैं आपको एरिया लिखवा देता हूँ, ठीक है, सिंगल फेज एसी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट आपको पूरा डेराइव नहीं करवा रहा, ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको एरिया लिखवा रहा हूँ, क्लियर है। आप डेराइव के लिए मेरा सिंपल जो सप्लाई सिस्टम वाली वीडियो है वो आप देख सकते हो। देखो सिंगल फेज एसी 2 वायर, ठीक है, तो 2 वायर के लिए जो एरिया आप लिखते हो, ठीक है, एरिया आपका आता है 4 पावर का स्क्वायर √L, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो भी लॉसेस है W, देन आपका VM का स्क्वायर इंटू पावर फैक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया सिंगल फेज एसी और वो भी 2 वायर वाला सिस्टम है, ठीक है। अब दूसरा क्या आपका 3 फेज एसी ऑप्शन है, ठीक है। तो 3 फेज एसी की बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ इतना बताया नहीं कितने वायर का है, तो उसको हम 3 वायर ही लेके चलते हैं, बिकॉज आपका सबसे ज़्यादा जो 3 फेज में सिस्टम यूज होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए ये आपका 3 वायर वाला यूज होता है, ठीक है, 3 फेज 3 वायर। इस केस में जो आपको एरिया मिलता है 3 फेज 3 वायर में, ये आपका आता है देखो 2/3, ठीक है, 2/3 पावर का स्क्वायर
एल डिवाइडेड बाय आपका लाइन लॉसेस, देन वी एम का स्क्वायर, देन पावर फैक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका 2/3 है। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.66। ठीक है, अब ये जो वैल्यू पूरी, ठीक है, तो मैं पी मान लेता हूँ, पी नहीं, चलो के मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़, ठीक है, सेम वैल्यू ये थी, तो यहाँ पे ये मिल गया हमें 4K। ठीक है, इतना। अब देखो 3 फेज एसी के लिए देख लिया, अब देखते हैं डीसी के लिए, यानी 3 वायर डीसी के लिए। अब देखो 3 वायर डीसी का जो एरिया रहता है आपका, एरिया ए इक्वल्स टू, ये आपका रहता है देखो पी स्क्वायर, पी स्क्वायर रो एल डिवाइडेड बाय आपका 2, ठीक है, आपके लॉसेस, देन वी एम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो ये क्या 1/2, यानी कि यहाँ पे ये कुछ 0.5 आपका आएगा। ठीक है, तो सबसे कम जो आपका एरिया होता है वो 3 वायर डीसी का होता है। ठीक है, तो सिंपल क्या बोलेंगे, मिनिमम कंडक्टर एरिया किसका होगा, 3 वायर डीसी का, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़ो, क्या बोला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, फिर क्या बोला इज प्रिफर फॉर गुड एफिशिएंसी एंड हाई इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये बात कर रहे हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बताया था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कनेक्शन कौन सा यूज़ करते हैं, डेल्टा स्टार। ठीक है, और जब भी स्टार में 4 वायर होते हैं, यानी कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 फेज 4 वायर करते हैं, और जब ट्रांसमिशन की बात करते हो तब आप यूज़ करते हो 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर एक एक का आप एरिया निकाल के देखोगे तो वो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, आपको यही से समझ आना चाहिए था कि इसने अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेंशन कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम यूज़ करते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम, बिकॉज लोड आपका अनबैलेंस होता है कंज्यूमर एंड पर। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को फिलहाल होल्ड पे रखिए, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद द सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग एसी सिस्टम विद पॉइंटेड पावर फैक्टर विल नीड मोर कॉपर इन कंपैरिजन टू डीसी 2 वायर सिस्टम। ठीक है, यानी सबको कंपेयर करना है डीसी 2 वायर सिस्टम से। पहले डीसी 2 वायर सिस्टम के लिए जो आपका वॉल्यूम होता है वो देख लेते हैं, बिकॉज देखो कॉपर आपका कैसे पता चलेगा, अगर ज़्यादा वॉल्यूम हुआ यानी ज़्यादा कॉपर, ठीक है, वॉल्यूम कम यानी कम कॉपर। अब देखो डीसी 2 वायर सिस्टम में जो आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम ये आपका रहता है देखो 4 ई स्क्वायर रो एल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके जो भी लाइन लॉसेस है डब्लू मल्टीप्लाइड विद आपके वोल्टेज का स्क्वायर वी एम का स्क्वायर इंटू आपके सिंबल डीसी है तो कॉस फाई तो आएगा नहीं, क्लियर है, तो ये आपके हो गया वॉल्यूम। तो इसको आप लिख लो के। ठीक है, इससे अब कंपेयर करेंगे। देखो पहला सिस्टम इसने दिया सिंगल फेज 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ। ठीक है, मिड पॉइंट अर्थ करना है। देखो इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, इसमें जो वॉल्यूम आपका रहता है, देखो वॉल्यूम इक्वल्स टू ये आपका रहता है देखो K/2। ठीक है, देन आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर। क्लियर है चीज़ ये। अब इसने बोला हमें कैसे कंपेयर करना है कि पावर फैक्टर 0.8 लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू 0.8 रखते, देखो K/2। ठीक है, देन यहाँ पे आ गया 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, कॉस फाई का स्क्वायर है, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगी वैल्यू 0.78 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो डीसी 2 वायर में जो कॉपर आपको लग रहा है, ठीक है, उससे कम आपका कॉपर किस में लग रहा है, सिंगल फेज 2 वायर में, बिकॉज यहाँ पे देखो 0.78 के है और यहाँ पे के है। क्लियर है चीज़। अब देखो दूसरा इसने दिया सिंगल फेज 3 वायर, तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये आपका 0.625 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, एंड यहाँ पे ये के भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉस फाई की सिंपल 0.8 वैल्यू आप रखोगे स्क्वायर, देन उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 0.97 के। क्लियर चीज़ ये। अब देखो ये ऑप्शन क्या है, 3 फेज 3 वायर। इस केस में आपका वॉल्यूम हो जाएगा देखो 5/8। ठीक है, देन आपका के अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, कॉस स्क्वायर फाई। क्लियर है, इसमें सिंपल कॉस फाई की वैल्यू रखेंगे 0.8, देन आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.78 के। ठीक है, लास्ट आपका है 3 फेज 4 वायर। इस केस में जो आपका वॉल्यूम आएगा वो आएगा देखो 0.583 के डिवाइडेड बाय आपका कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, सिंपल पावर फैक्टर की वैल्यू रखो तो यहाँ पे ये मिल जाएगा 0.91 के। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक चीज़ नोटिस की, देखो डीसी 2 वायर सिस्टम में आपका वॉल्यूम कितना लग रहा है के, यानी आप मान लो आपका के इतना वायर लग रहा है कॉपर वायर। ठीक है, बट बाकी सब सिस्टम में देखते हो सब में कम लग रहा है, बट इसने क्या पूछा है कि किस में ज़्यादा लगेगा, बट हमने जब सब में चेक कर दिया कि सब में हमको तो कम मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें से इसके अकॉर्डिंग तो देखो कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज देखो इसने पूछा था कि ज़्यादा कॉपर वायर किस में लगेगा, हमने सिंपल वॉल्यूम निकाल के चेक कर दिया,
डीसी 2 वायर सिस्टम का वॉल्यूम के आया, बाकी सब ऑप्शंस के चेक किए तो सब में वॉल्यूम आपका कम है, यानी सब में कॉपर वायर कम लग रहा है कंपेयर टू डीसी 2 वायर सिस्टम। बट ये बोल रहा है मोर, तो मोर तो किसी में भी नहीं है, ठीक है। इसलिए एक बार इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे रखते हैं, बाद में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन रीजन फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन इज, यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए आप हाई वोल्टेज को यूज़ करते हो, तो उसका कारण क्या है? ठीक है, सिंपल हम क्या करते हैं, रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉस के लिए, यानी अगर लॉसेस को आपको कम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने पढ़े भी होंगे, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज बहुत सारे होते हैं आपके। ठीक है, बिकॉज आपको देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में बताया भी था। ठीक है, जो आपके लॉसेस होते हैं यानी डब्लू, या आपके प्रोपोर्शनल होते हैं, देखो 1 वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है, एंड आपका पावर फैक्टर का स्क्वायर। तो आपका देखो अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आपके लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हाई वोल्टेज इसलिए रखते हैं ताकि लॉसेस आपके कम हो जाए। 66 kV इज सुइटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर। ठीक है, तो हम सिंपल देखो, ये हम सिंपल देखो कैसे करते हैं। देखो ये आपके लिख लो यहाँ पे किलोमीटर, ये किलोमीटर, यहाँ पे आप लिख लो किलो वोल्ट। ठीक है, तो देखो ये हमने सिंपल ऐसे ही अडॉप्ट करते हैं हम, ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम में कि कितना आपको ट्रांसफ़र करना है, ये हमने अडॉप्ट कर रखा है। अब देखो क्या क्या रेंज रहती है उसको समझ लेते हैं। अब देखो आप अगर 15 से लेके 30 किलोमीटर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपका 11 kV बहुत है। ठीक है, अगर आप इसको 30 से लेके 60 किलोमीटर कर रहे हो ट्रांसफ़र, ठीक है, 30 से 60 किलोमीटर, तो आप लेते हो 33 kV। क्लियर है? ऐसे आपका देखो 60 से 100, ठीक है, देन यहाँ पे आपका आ गया 100 से 200, 100 से 200, ठीक है, देन आपका आ गया 200 से 300, ठीक है, देन आपका लास्ट आ गया 300 से 400 किलोमीटर। ठीक है, ये सब आपके किलोमीटर है। तो देखो 60 से 100 होगा तो आप यूज़ करोगे 66 kV, ठीक है, देन आपका 132, देन आपका 220, ठीक है, देन आपका 440। ठीक है, तो ये आपकी एक सिंपल रेंज है। इसने पूछी थी 66 kV, ठीक है, तो 66 kV ये रहा, ये आपको यूज है 60 से 100 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, तो सिंपल आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इफ 3 मेगावाट पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, द डिजायरेबल ट्रांसमिशन वोल्टेज विल बी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को एक ध्यान से समझो। देखो इस क्वेश्चन में एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ आपको। देखो जो आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है, कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है, ये हमें पता है ये प्रोपोर्शनल होता है, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो भी आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज है उसका स्क्वायर के, एंड आपके पावर फैक्टर के स्क्वायर के। यहाँ तक आपका ठीक है। अब देखो हम बोलते हैं कि हाई वोल्टेज हमें करना चाहिए ट्रांसफर, जैसे लॉसेस वगैरह सब कम होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं इतना हाई वोल्टेज कर देता हूँ, इतना हाई वोल्टेज कर देता हूँ कि मैंने वोल्टेज को इन्फाइनेट कर दिया। ठीक है, इतना ज़्यादा मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, तो अगर इन्फाइनेट कर दिया मैंने वोल्टेज को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम मेरा हो गया जीरो। ठीक है, वॉल्यूम मेरा हो गया जीरो। ठीक है, इन्फाइनेट करूँगा तो वोल्टेज वॉल्यूम जीरो हो जाएगा ना। तो वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि अब मेरा कोई वायर ही नहीं है, नो वायर। ठीक है, कुछ मैं वायर ही यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो बिना वायर के तो क्या हो जाएगा, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। ठीक है, बट ये इतना एफिशिएंट होता नहीं। क्लियर है? तो अब ऐसे हम देखो वोल्टेज को ऐसा तो है नहीं कि बढ़ाते ही जाए बढ़ाते ही जाए बढ़ाते ही जाए। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एक आपकी ऐसी वोल्टेज की एक वैल्यू होगी, ऐसी एक ऑप्टिमम वैल्यू होगी। ठीक है, वोल्टेज की वो वाली वैल्यू जहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट ट्रांसमिशन मिलेगा, यानी उस टाइम आपके लॉसेस भी बराबर कंफर्म मिनिमम होंगे, इकोनॉमिकल होगा, पैसे भी कम लगेंगे। ठीक है, ऐसी एक वोल्टेज की वैल्यू होगी। ऐसे आप फर्दर किसी भी वोल्टेज को ऐसे बढ़ाते नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए हमने पूरी एनालिसिस करके एक फॉर्मूला निकाल रखा है कि जो आपका होता है ऑप्टिमम वोल्टेज। ठीक है, जो आपका ऑप्टिमम वोल्टेज होता है। क्लियर है? बिकॉज ऐसे देखो आप कंटिन्यूसली इनफाइनेट टाइम तक बढ़ा तो नहीं सकते ना। ठीक है, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हमारा होता नहीं। क्लियर है? तो ऐसे ऑप्टिमल वोल्टेज का एक आपका फॉर्मूला बनता है, देखो V इक्वल्स टू, ठीक है, 0.5 सॉरी 5.5 देन रूट 0.62। ठीक है, आपकी लेंथ L प्लस आपका 3P डिवाइडेड बाय आपका 150। ठीक है, ये आपका रहता है ऑप्टिमम वोल्टेज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो जो लेंथ है आपकी, ठीक है, ये आपको लेनी होती है किलोमीटर में। लेंथ आप किलोमीटर में लोगे, और जो आपकी पावर है P, ठीक है, ये आप लोगे किलो वाट में। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको इस फॉर्मूले से तो ऑप्टिमम वोल्टेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप ऐसे वोल्टेज को कंटिन्यूसली बढ़ा नहीं सकते, ये भी ठीक है। अब देखो क्या होगा, आपका जो कंडक्टर है, ठीक है, कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। देखो ये जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर का जो एरिया है, ठीक है, हम मिनिमम कितना एरिया रख सकते हैं। ठीक है, ये भी तो हमें पता करना चाहिए ना, कितना एरिया कि हमें पूरा ऑपरेशन हमारा इकोनॉमिकल हो। ठीक है, तो वो हमें एरिया कौन देता है, ये हमारा देता है केल्विन लॉ। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ऑप्टिमल एरिया के लिए, यानी ऑप्टिमम एरिया निकालने के लिए किसी भी कंडक्टर का केल्विन लॉ यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और ऑप्टिमम वोल्टेज के लिए ये आपका सिंपल फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फार्मूला है ये आपका 3 फेज के लिए। ठीक है, 3
फेज़ के लिए है, एंड ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिंगल फेज़ के लिए, ठीक है। दोनों फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल देखो, कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बस ये 3 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 नहीं आया, ठीक है। ये सिंगल फेज़ हो गया, ये 3 फेज़ के लिए हो गया। क्लियर है इतना? आप दोनों के लिए निकाल के चेक कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ सिंगल फेज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सिंगल फेज़ के लिए पुट करते देखो 5.5, ठीक है, रूट एंड देखो 0.62, 0.62, ठीक है। लेंथ हमें कितनी दी है 30 किलोमीटर, तो किलोमीटर में रखनी है, प्लस पावर मेरे को कितनी दी है 3 मेगावाट दी है, मेरे को रखनी है किलोवाट में, तो 3 मेगावाट को किलोवाट में क्या लिखूंगा 3000, ठीक है 3000, बिकॉज देखो ये मेरे को दिया है 3 इंटू 10⁶, ठीक है, वाट, मेरे को लिखना है किलो में, तो इसको मैं लिखूंगा 3000 किलो वाट, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 आ गया डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। इसको आप सिंपली सॉल्व करें, आपको जो वोल्टेज मिलेगा ऑप्टिमम वोल्टेज, ये आपका अप्रॉक्सीमेट आपको 33 किलो वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 3 फेज से करोगे तो आपको मिलेगा 48 कुछ अराउंड मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज इन इंडिया इज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था हाईएस्ट ट्रांसमिशन और हाईएस्ट आपका जनरेशन आपको पता होना चाहिए। तो ट्रांसमिशन आपका होता है 765 किलो वोल्ट, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अब देखो ये जो इसने स्टेटमेंट दिया क्वेश्चन नंबर 25 में, ये आपका किसका स्टेटमेंट होता है केल्विन लॉ का, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अब देखो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ केल्विन लॉ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी लॉ, एक आपको समझना चाहिए। अब देखो आप बोलते हो कि हमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करना चाहिए जिससे आपके लॉसेस कम से कम हो, ठीक है, बट हम ऐसा भी नहीं है कि वोल्टेज को इतना ज़्यादा बढ़ा दे, बिकॉज देखो वोल्टेज को अगर इनफाइनेट कर देते हो तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम, ठीक है, कंडक्टर का वॉल्यूम आपका हो जाता है 0, ठीक है। वॉल्यूम 0 होने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने के लिए कोई वायर यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, बट वायरलेस आपका जो ट्रांसमिशन होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। क्लियर है? तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, यानी ऐसा तो है नहीं कि वोल्टेज को बढ़ाते ही जाए, ठीक है। ऐसी एक ऑप्टिमम वैल्यू हमें वोल्टेज की मिलनी चाहिए कि उस वोल्टेज पे हमारा पूरा ऑपरेशन इकोनॉमिक होगा, ठीक है, खर्चा कम से कम लगेगा, ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए वोल्टेज की, ठीक है। तो वो हमने ऑलरेडी निकाल दी, ठीक है। वोल्टेज इक्वल्स टू 5.5, 0.62, ठीक है, देन आपकी लेंथ L प्लस 3P डिवाइडेड बाय आपका 150, ये आपके आ गई ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ये आपका 3 फेज के लिए फॉर्मूला है। यहाँ से आप अगर यहाँ पे 3 को हटा देते हो तो ये आपका सिंगल फेज के लिए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ आपको किलोमीटर में लेनी है, किलोमीटर, और पावर आपको लेनी है किलो वॉट में, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक न्यूमेरिकल से बता चुका, ठीक है, कैसे इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। अब देखो आपने वोल्टेज तो निकाल दिया, ऑप्टिमम वोल्टेज तो निकाल दिया। अब देखो ऑप्टिमम वोल्टेज निकालने के बाद आपका जो कंडक्टर बचा, ठीक है, आपने जो वायर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वायर, इस वायर के लिए जो एरिया होगा यानी इकोनॉमिकल एरिया, ठीक है, इसका एरिया कितना रखे कि आपका पूरा ऑपरेशन इकोनॉमिकल हो, ठीक है, ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये एरिया में कौन निकाल के देता है, ये देता है हमें केल्विन लॉ। तो ये आपका लॉ यूज होता है ऑप्टिमल कंडक्टर की साइज फाउंड आउट करने के लिए, ठीक है, कि कितना इसका साइज हम रखें कि हमारा ऑपरेशन क्या हो जाए, इकोनॉमिकल हो जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि केल्विन लॉ हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप याद रखिए। अब देखो केल्विन लॉ क्या कहता है कि आपकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट वो आपकी 2 पार्ट से बनी होती है, ठीक है, उसमें आपके 2 पार्ट इंक्लूड होते हैं। देखो पहला इसने बोला कि आपकी होती है कैपिटल कॉस्ट, तो कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, देखो कैपिटल कॉस्ट को अगेन इसने केल्विन लॉ ने, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसने क्या किया, देखो पहले इसने कर दी P1, ठीक है, देन इसने कर दिया P2 इंटू आपका A, ठीक है। देखो P1 आपकी हो गई एक तरह से फिक्स कॉस्ट, यानी देखो आप अगर ट्रांसमिशन सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसमिशन सिस्टम में आप इंसुलेटर यूज़ करोगे, ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे, ठीक है, वेरियस अदर इक्विपमेंट्स यूज़ करोगे, ये तो ऑब्वियस बात है आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे ना, ट्रांसफार्मर के बिना आपका काम होगा नहीं ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो ये सारे आपके कैसे हो गए, एक तरह से फिक्स कॉस्ट हो गई, यानी ये तो खर्चा हमें करना ही पड़ेगा अगर ट्रांसमिशन सिस्टम को चलाना है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई फिक्स कॉस्ट, ठीक है। देन आपका देखो ये आपका जो कॉस्ट है ये आपकी हो गई वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कैसे, बिकॉज देखो आप जो वायर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप बिजली ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब उसमें करंट फ्लो होगा तो वो एरिया पे डिपेंड करेगा आपका, ठीक है, यानी एरिया के साथ ये क्या होगा, कॉस्ट वेरी होगी, ठीक है। यानी आपने अगर कंडक्टर मोटा यूज़ किया है तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, ठीक है, कंडक्टर पतला यूज़ किया है तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। तो ये एक तरह से वेरिएबल में आ गया, ये की एक वेरिएबल कॉस्ट हो गई, बिकॉज ये एरिया के साथ वेरी हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपकी होगी पहली कॉस्ट, ठीक है। इसने बोला कि दूसरा जो कंपोनेंट है, ठीक है, बिकॉज 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहली कैपिटल कॉस्ट, दूसरा इसने बोल दिया हमारी है एनर्जी वेस्टेड। तो आपकी एनर्जी वेस्टेड जो है,
ठीक है, एनर्जी वेस्टेड। इसमें जो आपका खर्चा होगा ये आपका हो जाएगा देखो P3 डिवाइडेड बाय आपका एरिया। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड में क्यों आया तो भी एक बार आप समझ ही लो। देखो जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है ये आपकी होती है देखो I²R। ठीक है, I² इंटू आर, क्लियर है। और यहाँ से देखो आप अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते हो तो I² इंटू रो L बाय ए। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर देखते हो जो आपकी एनर्जी वेस्ट है, ठीक है, एनर्जी वेस्ट ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। तो यहाँ पे इसलिए एनर्जी वेस्ट इक्वल्स टू P3 अपॉन ए आया है। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट क्या हो गई आपकी, ठीक है, दो कंपोनेंट में हमने इसको डिवाइड किया, जो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू जो भी हमारी कैपिटल कॉस्ट है प्लस जो भी एनर्जी वेस्ट है। टोटल कॉस्ट मेरी आ गई P1 प्लस P2, ठीक है, इंटू मेरा एरिया प्लस P3 अपॉन मेरा एरिया। यहाँ तक ठीक है। अब मेरे को निकालनी है मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट चाहिए ना मेरे को, तो कि कितनी मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। तो देखो सिंपल मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, कंडीशन फॉर मिनिमम कॉस्ट, ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा DC डिवाइडेड बाय DA। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में क्यों करें डिफ्रेंशिएशन, बिकॉज एरिया आपका यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो एरिया आपका वेरिएबल है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो P2 प्लस ये आपका देखो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिंस एरिया के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस ये आपका आ गया P3 डिवाइडेड बाय एरिया का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर वैल्यू निकालते हो देखो P2 आपको कितना मिला, यहाँ से P2 इक्वल्स टू P3 डिवाइडेड बाय एरिया का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एरिया निकालता हूँ, ठीक है, मेरे को तो एरिया चाहिए ना, एरिया की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मेरे को देखो आपको दो टर्म में मिलेगी, देखो P2 इंटू ए, ठीक है, इक्वल्स टू ये आपका आ गया P3 अपॉन ए। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ से आप क्या समझते हो, देखो जो आपकी कैपिटल कॉस्ट का वेरिएबल वाला पार्ट है, ये P2 इंटू ए क्या वेरिएबल कॉस्ट ही तो है, तो कैपिटल कॉस्ट का आपका वेरिएबल वाला पार्ट अगर इक्वल हो जाए एनर्जी वेस्टेड के तो आपको क्या मिलेगा, ऑप्टिमम कंडीशंस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा जो स्टेटमेंट दिया ना, इस स्टेटमेंट ने बस ये पूरा ये जो इक्वल है, ठीक है, दो चीज़ ये पूरे को इसने ऐसे इंग्लिश में लिख कर दे दिया। ठीक है, आप पढ़ के भी देख सकते हो, यही चीज़ इसने यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, तो ये चीज़ें में कौन मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, केल्विन लॉ से मिल रही है। ठीक है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ है यहाँ पे। तो इसको डिफरेंट वे में कैसे लिखेंगे, वेरिएबल, ये वेरिएबल कैपिटल कॉस्ट, ये आपकी इक्वल क्या होगी, एनर्जी वेस्टेड के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्टिमम कंडीशन हमें कब मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी होगी ऑप्टिमम कंडीशन। और अगर मेरे को ऑप्टिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने को बोल दे तो यहाँ से आप एरिया की वैल्यू निकाल दो। ये जो एरिया मेरा निकलेगा ये आपका आ जाएगा देखो P3 डिवाइडेड बाय आपका P2। ठीक है, एनी टर्म आपकी रूट में, तो ये एरिया का फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एरिया क्या है, ये आपका ऑप्टिमम कंडक्टर एरिया, यानी कंडक्टर का मिनिमम कितना एरिया हमें रखना चाहिए कि हमारा क्या हो जाए, ऑपरेशन पूरा इकोनॉमिकल हो जाए। क्लियर चीज़, तो ये भी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर चीज़, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द कर्व शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल कॉस्ट एंड ट्रांसमिशन वोल्टेज। अब देखो कैपिटल कॉस्ट इक्वल्स टू आपका बताया मैंने P1 प्लस P2 इंटू एरिया। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ आपको समझा दी ना। ठीक है, तो जरा समझना इसको, देखो अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, ठीक है, जो आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज है ना इसको आप अगर बढ़ाओगे, ठीक है, तो हमें पता है अगर वोल्टेज बढ़ाते तो हमारे लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, तो लॉसेस अगर कम होंगे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कैपिटल कॉस्ट आपकी क्या होगी, कम होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे भी देखो एक कंडीशन आती है, अगर आप वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, ठीक है, वोल्टेज को अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, ठीक है, देखो मैंने इतना वोल्टेज को बढ़ा दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूंगा तो इससे मेरी कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर आपका वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अब आपको जो ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो इंसुलेटर्स, ठीक है, और वेरियस जो अदर जो इक्विपमेंट्स हैं इनकी जो रेटिंग है ये भी हाई रेटिंग के हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अगर हाई रेटिंग के लगाने पड़ेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, यानी मेरा P1 जो है यहाँ पे ये कॉस्ट बढ़ेगी ना। अगर मैं वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो मेरी कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ती है, बिकॉज उस टाइम मेरे को ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर ये सब हाई रेटिंग के, अच्छी खासी रेटिंग के लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इससे भी मेरी ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो, देखो यहाँ पे ये वाला कर्व देखो, ठीक है, फर्स्ट वाला, इसमें देखो आप जब देखो वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, ठीक है, नीचे आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज है, तो वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो कैपिटल कॉस्ट आपकी कम हो रही है। ठीक है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक सर्टेन ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है, जिस टाइम हमारी कैपिटल कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, और ये भी इस वोल्टेज लेवल पे हमारी
कैपिटल कॉस्ट हमें मिनिमम मिल गई। बट इसके बाद देखो, आप जब वोल्टेज को और बढ़ा रहे हो, इस पॉइंट से आपने वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ा दिया, तो आपकी कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ रही है। कैपिटल कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर, जितने भी आप ट्रांसमिशन सिस्टम में इक्विपमेंट्स यूज़ करोगे, वो भी आपको हायर रेटिंग के अब यूज़ करने पड़ेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आप वोल्टेज यूज़ कर रहे हो तो उससे आपकी कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, जिससे आपकी कॉस्ट भी मिनिमम हो और आपका काम भी हो जाए। क्लियर है? तो आपका कौन सा रिप्रेजेंट करेगा कर्व? कर्व नंबर 1, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स कंडक्टर आर सस्पेंडेड फ्रॉम टॉवर सो एज टू, यानी कि जब आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हो, जो आपके टॉवर होते हैं, ठीक है, जैसे ये आपका कोई एक टॉवर हो गया, ठीक है, एंड आपका ये कोई दूसरा एक टॉवर हो गया। ठीक है, अब ये टॉवर आपने कहाँ रखे होंगे? ऑब्वियस बात है, ग्राउंड पर ऐसे, ठीक है, खड़े कर रखे होंगे ग्राउंड पे। तो देखो, ये आपका वायर है, आपने क्या किया, इस वायर को या फिर ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे आपने लटका रखा होता है। ठीक है, तो इसमें बोला कि ऐसे सस्पेंड क्यों करते हैं? ठीक है, यही पूछा है। तो देखो, ये आपका जो ग्राउंड है, कि अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है तो इस ग्राउंड और इस वायर के बीच में थोड़ी सी दूरी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए। तो हम इस किस लिए रखते हैं? बिकॉज इंक्रीज क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से इस वायर के बीच में क्लियरेंस को बढ़ाने के लिए हम इनको कंडक्टर्स को सस्पेंड करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द सपोर्ट यूज फॉर ट्रांसमिशन लाइन शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी आप जो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, उनके लिए जो आप सपोर्ट यूज़ करो, सपोर्ट यानी कि ये जैसे जिसके ऊपर आप रख रहे हो, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये पूछा है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, लॉन्गर लाइफ होनी चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए, वजन उनका कम होना चाहिए, ठीक है, इजीली एक्सेसिबल फॉर पेंटिंग, यानी पेंटिंग उनको अगर आपको पेंट करना है तो बहुत आसानी से पेंट भी हो जाना चाहिए। ठीक है, और इरेक्शन ऑफ लाइन कंडक्टर, यानी कंडक्टर्स भी बहुत ईजिली आप उन पर सस्पेंड कर सको। ठीक है, कीप इन इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस को, सस्ते भी होने चाहिए। ठीक है, ये तो सबसे मेन है, सस्ते ही चाहिए चीज़ें। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द वुडन पोल्स वेल इम्प्रेगनेटेड विथ कैरोसिनाइट ऑयल और एनी प्रिजर्वेटिव कंपाउंड हैव लाइफ ऑफ, कितनी होती है? 25 से 30 साल। स्टील पोल्स फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अब देखो कौन से पोल्स हैं? आपके स्टील के पोल है। ठीक है, तो स्टील के पोल में दीमक तो आपके कभी लगेंगे नहीं, यानी टर्माइट तो कभी होगा नहीं। ठीक है, एक ही चीज़ हो सकती है, कोरोजन हो सकता है, यानी जंग लग सकता है आपके स्टील पोल्स में। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आरसीसी पोल्स यूजुअली हैव द स्पैन्स ऑफ, यानी आरसीसी मतलब जो आप कंक्रीट वाले जो देखते हो, ठीक है, वो वाले बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसकी जो स्पैन होती है ये आपकी होती है 80 से लेके 150 मीटर तक। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉवर्स होते हैं उनके आपको स्पैन्स पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन इंडिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर वी यूजुअली यूज़, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ये पूछा है। ठीक है, तो सिंपल देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप अपने घर के बाहर भी देख सकते हो। ठीक है, जो भी आपके घर के बाहर टॉवर लगा है, ठीक है, पोल लगा है, वो किस चीज़ का लगा है आप खुद देख सकते हो। ऑब्वियस बात है, कॉन्क्रीट वाला होगा। ठीक है, या तो आपको कॉन्क्रीट वाला मिलेगा या फिर स्टील पोल्स मिलेगा। ठीक है, वुडन के फिलहाल अब यूज़ होते नहीं। क्लियर है? तो आपका सिंबल क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंडक्टर यूज इन हाई ट्रांसमिशन लाइन्स आर स्ट्रैंडेड बिकॉज ऑफ, अब स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे देखो, आप अगर जो ट्रांसमिशन करते हो, ठीक है, तो अगर आप सिंपल एक ऐसा कोई एक कंडक्टर यूज़ कर दिया आपने, या आपका कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इसी से आप बिजली अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये तो आपका हो गया नॉर्मल एक कंडक्टर। ठीक है, बट ऐसा हम ट्रांसमिशन में यूज़ नहीं करते। ट्रांसमिशन में, ठीक है, ट्रांसमिशन तो क्या, डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लो आप। ठीक है, आप घर के बाहर ही देख सकते हो अपने, जो वायर आपके पोल्स पर जो लटक रहे, वो वायर आप अगर देखोगे तो वो आपके होंगे स्ट्रैंडेड कंडक्टर होंगे, यानी उसमें 1 2 3, ठीक है, ऐसे मल्टीपल कंडक्टर से मिलके बना रखे होंगे वो। ठीक है, मल्टीपल कंडक्टर्स होंगे, उनसे ये पूरा एक कंडक्टर बना रखा है। ठीक है, एक सिंगल ऐसा पूरा एक कोई कंडक्टर नहीं है। ठीक है, मल्टीपल एक एक कंडक्टर लेके पूरा एक कॉम्बाइन करके एक कंडक्टर बना रखा है। इससे क्या होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आपके कंडक्टर की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है, जो हैंडलिंग होती है वो बहुत आपकी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ईजी इन हैंडलिंग के लिए हम उनको स्टैंडर्ड रखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल फॉर लाइन कंडक्टर, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमें। तो देखो, हार्ड्रॉन कॉपर, कैडमियम कॉपर, एल्यूमिनियम और गैल्वेनाइज स्टील, तो इनके बारे में देख लो क्या क्या डिटेल है। ठीक है, कॉपर जो होता है इसकी कंडक्टिविटी आपकी होती है 90% ऑफ सिल्वर। ठीक है, कैडमियम कॉपर, देखो नाम में क्या है, कैडमियम, यानी कि आपने क्या किया, कॉपर में कैडमियम ऐड करोगे आप, तो कितना ऐड करोगे, 1 से 2% आप कैडमियम ऐड करते हो। ठीक है, ये क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज देखो, आपको अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हम प्रेफर करते हैं कैडमियम को ऐड करना। ठीक है, बट इससे क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो आपकी बढ़ जाती है।
ठीक है, बट कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर चीज़, 15% कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी कॉपर की, अगर आप कैडमियम ऐड करते हो 1 से लेके 2% तक। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर से कम होती है, कितनी, 60% ऑफ कॉपर। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रजिस्टिविटी वाला। ठीक है, एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू कॉपर। और गैल्वेनाइज स्टील, गैल्वेनाइज स्टील मतलब इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए और कंडक्टिविटी से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बहुत हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप गैल्वेनाइज स्टील को प्रीफर करते हो। ठीक है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और इसको हम यूज़ करते हैं ग्राउंड वायर। ठीक है, ग्राउंड वायर और गे वायर। गे वायर क्या होता है, देखो जैसे आपने अगर देखा हो, ठीक है, ऐसा अगर कोई आपका पोल है, ठीक है, ये आपका कोई पोल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा हो, यहाँ पे नीचे साइड में एक कुछ ऐसा एक वायर होता है। ठीक है, ऐसा एक वायर निकला होता है। ये वायर किस लिए होता है, इस टॉवर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये वायर। ये वायर इस टॉवर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये जो वायर है ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं गे वायर। ठीक है, और सिंस ये सपोर्ट कर रहा है तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनाइज स्टील। यानी ये वायर होता है, ये इसको बोलते हैं गे वायर, ये आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है टॉवर को, और इसमें बेसिकली हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है इसकी। ठीक है, और देखो अब कंडक्टिविटी पूछी थी इस क्वेश्चन में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा आपकी कॉपर की, देन कैडमियम कॉपर, देन एल्यूमिनियम, देन आपका गैल्वेनाइज स्टील, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी हैज़ गॉट हायर वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ कॉपर, यानी एल्यूमिनियम में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है कंपेयर टू कॉपर, अभी बताइए, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन ए 7/30 ACSR कंडक्टर वाई इज ग्रीस पुट बिटवीन स्टील एंड एल्यूमिनियम कंडक्टर। अब देखो क्या बोला इसने, ACSR। अब ACSR का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। देखो नॉर्मली हम डायरेक्ट एल्यूमिनियम को कभी यूज़ नहीं करते हैं, क्यों, देखो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी तो चलो मानते कम होती है, बट एल्यूमिनियम आपको सस्ता मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो एल्यूमिनियम की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम एक स्टील यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टील देखो कैसे यूज़ करते हैं, देखो ये आपका एक स्टील का हम वायर ले लिया हमने। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टील का वायर। अब देखो स्टील आपकी क्या है, स्टील एक एलॉय है। एलॉय का मतलब जो किसी के मिक्सचर से बना हुआ है, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड के मिक्सचर से बना है, तो स्टील एक एलॉय है। और एलॉय कौन सी, इसमें एक जिंक यूज़ करते हैं हम। ठीक है, स्टील को बनाने के लिए हमने जिंक यूज़ कर रखा होता है। सिंस जिंक यूज़ कर रखा है तो देखो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पहले ग्रीस लगाएंगे, ये ग्रीस लगा दिया स्टील के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स है वो प्लेस करेंगे, तो एक, ठीक है, ऐसे आपने एल्यूमिनियम के कंडक्टर हम प्लेस करते हैं। अब इससे क्या हुआ, आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, और ग्रीस क्यों पुट किया, बिकॉज आपकी जो स्टील है, ठीक है, स्टील जो है ये आपकी एक एलॉय है। ठीक है, एलॉय का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड, बेसिकली मिक्सचर है किसी के, ठीक है, एक अकेले एक मटेरियल से नहीं बना, 2-3 मटेरियल के मिक्सचर से एक बनाया आपने कंपाउंड, वो आपका स्टील है। ठीक है, तो इसमें हमने जिंक यूज़ कर रखा होता है। ठीक है, तो जिंक, ठीक है, जिंक एंड हमने एल्यूमिनियम कंडक्टर लगाए, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर, तो ये दोनों आपके रिएक्ट होके जंग लगा देंगे। ठीक है, कोरोजन आपका हो जाएगा, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस कोरोजन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन बिटवीन जिंक एंड एल्यूमिनियम, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ACSR इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉपर इन ओवरहेड लाइन बिकॉज, तो ठीक है, मेन एक ही कारण है कि एल्यूमिनियम आपका सस्ता होता है। ठीक है, तो सिंपल इकोनॉमिक की वजह से हम ACSR को प्रेफर करते हैं ओवर कॉपर, बिकॉज कॉपर आपका महंगा रहता है। क्लियर चीज़, ACSR कंडक्टर हैव, यानी ACSR कंडक्टर में क्या होता है, देखो एक तो आपका स्टील, और आपके देखो बोल सकते हो इनर लेयर, यानी अंदर वाले पार्ट में एक स्टील का रहता है। ठीक है, और आउटर में आपका एल्यूमिनियम रहता है। क्लियर है, तो क्या बोल सकते हो, सिंपल आउटर कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। एक्सपेंडेड ACSR आर कंडक्टर कंपोज ऑफ, ठीक है, किससे बना होता है, एक्सपेंडेड ACR, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो इसमें आपके क्या हो जाएगा, सिंपल लार्जर डायमीटर ऑफ सेंट्रल स्टील स्ट्रैंड फॉर अ गिवन ओवरऑल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, यानी जो आपने जो स्टील यूज़ किया बीच में सेंटर में, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक, कंपेयर टू ओवरऑल डायमीटर। ठीक है, ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक्सपेंडेड ACSR से। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन ACSR कंडक्टर इज टू, ठीक है, स्टील वायर क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड वायर कौन सा करते हैं, गैल्वेनाइज स्टील करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज गैल्वेनाइज स्टील का मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। के वायर इज एम्प्लॉयड फॉर, किस लिए करते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। देखो सिंपल, अगर आपका जो टॉवर होता है, क्या आपने देखा भी होगा ये चीज़, तो जो आपका टॉवर होता है, तो यहाँ पे देखो साइड में एक आपका वायर होता है। ठीक है, ऐसे एक वायर हमने कनेक्ट कर रखा होता है, ये वाला वायर,
ठीक है। तो ये क्या करता है, इस टॉवर को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस पोल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड द सपोर्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, गे वायर बोलते हैं। और बनता किससे, गैल्वेनाइज स्टील से, बिकॉज देखो सपोर्ट करा है तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमें ऑब्वियस बात है ज़्यादा चाहिएगी, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होती है गैल्वेनाइज स्टील की। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी सपोर्ट द पोल। द सैग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज लीस्ट अफेक्टेड ओइंग टू, ठीक है, नहीं आपका जो सैग होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो सबसे कम किस चीज़ से अफेक्ट होता है ये पूछा है। तो पहले सैग क्या होता है एक बार इसको समझ लो। देखो आपके कोई दो टॉवर ले लो कोई भी, अब देखो आपने क्या कर रखा था, वायर को, जो ट्रांसमिशन आपकी लाइन होती है उसको ऐसे सस्पेंड कर रखा होता है, कि ऐसे लटकता होता है, आपने बाहर घर के बाहर ही देखा होगा, ऐसे लटकता वायर, ठीक है, दो टॉवर्स के बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो गैप रहती है, ठीक है, टॉवर की हाइट से लेके ये वाला जो गैप रहता है ना, ठीक है, इस पॉइंट तक, इसको हम क्या बोलते हैं, सैग। क्लियर है ये चीज़ ये। अब देखो जो सैग का आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है, सैग का, ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको होता है, देखो जो भी कंडक्टर का वेट है मल्टीप्लाइड विद जो भी आपकी कंडक्टर की लेंथ है इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू टी। टी यहाँ पे आपकी क्या है, टेंशन, यानी आपके जो वायर में जो टेंशन होगी, ठीक है, वो आपकी होगी टेंशन। अब यहाँ पे देखो इसमें इस फॉर्मूले अगर आप ध्यान से देखते हो कहीं पे भी आपका देखो करंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वेट है यहाँ पे, टेंशन है, ठीक है। तो वेट से आपका सैग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से होता है, आइस डिपोजिशन से भी होता है, ठीक है, यानी करंट से आपका सबसे कम आपका सैग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अब आइस डिपोजिशन से कैसे हो रहा, इसमें अगर डाउट है तो देखो सर्दियाँ जब होगी तो सर्दियों में क्या होगा, देखो इस वायर के ऊपर आपका थोड़ा सा ऐसा बर्फ़ की एक लेयर आ जाएगी, ठीक है, मतलब आइस लग जाएगा ना, ठीक है, बर्फ़ लग जाएगा। तो अगर ऐसे बर्फ़ इसके वायर के ऊपर लगेगा तो क्या होगा, इस वायर का वजन बढ़ जाएगा, वायर का वेट बढ़ जाएगा। और हमने देखा कि देखो वेट और सैग प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर वायर का वेट बढ़ेगा तो सैग भी आपका अफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आइस डिपोजिशन से तो ये अफेक्ट होगा, ठीक है। इसने बोला सबसे कम किससे अफेक्ट होगा, ठीक है, कम होगा आपका करंट थ्रू, ठीक है, यानी इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, करंट, इससे सबसे कम अफेक्ट होगा आपका सैग। क्लियर है चीज़। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइन इज टू, यानी आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो ओवरहेड लाइन में क्या फ़र्क पड़ता है ये पूछा है। अब देखो आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपका जो मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल हो वो आपका क्या होता है, उसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। और देखो जब आप टेम्परेचर को कम करते हो तो मटेरियल का होता है कॉन्ट्रैक्शन। देखो इसको एकदम बेसिक आइडिया से अगर मैं देखो समझाता हूँ तो देखो आपका जो आईफल टावर होता है, ठीक है, आईफल टावर है, ठीक है, उसमें देखो जब सर्दियों की बात होती है तो उसकी हाइट कम होती है, और जब गर्मियों की बात होती है ना, गर्मियों में उस टावर की हाइट 6 इंच बढ़ जाती है। तो वो बढ़ती क्यों है, और गर्मियों में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस वजह से मटेरियल का, जिस मटेरियल से आपने वो टावर बनाया आईफल टावर, उसका एक्सपेंशन होने लगता है, यानी फूलने लगता है एक तरह से, ठीक है। तो उस वजह से उसकी 6 इंच हाइट बढ़ जाती है समर में। क्लियर है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि आईफल टावर की समर में हाइट ज़्यादा होती है कंपेयर टू विंटर, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो सर्दियों में आप जब सोते हो तो कैसे एकदम सिकुड़ के सोते हो, ठीक है, यानी सर्दियों में आपका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, सर्दियों में आपका टेम्परेचर कम होता है तो आपका क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है आपकी बॉडी का, यानी आप एकदम सिकुड़ के सोते हो, ठीक है। सिकुड़ के सोते हो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी में टेंशन आपका ज़्यादा है, ठीक है, आपकी बॉडी में तनाव ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए तो आप सिकुड़ के सोओगे। क्लियर है। जबकि गर्मियों में आप कैसे एकदम पैर फैला के सोते हो एकदम, ठीक है, पैर फैला रखे, हाथ फैला रखे, एकदम ऐसे सोते हो, ठीक है। तो उस टाइम आपका कोई आपकी बॉडी में टेंशन नहीं रहता, ठीक है, आपकी बॉडी में कोई तनाव नहीं होता। क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या समझते हो कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर और आपका जो टेंशन है, ठीक है, ये दोनों क्या है, इन्वर्स रिलेशन में, ठीक है। दो एग्जांपल मैंने बताया आईफल टावर वाला, ठीक है, एंड आपकी खुद की बॉडी से भी आप देख सकते हो सर्दियों में और गर्मियों में कंपेयर करके, ठीक है। तो सिंपल टेंशन और आपका टेम्परेचर इन्वर्स रिलेशन में रहता है, ये आप समझ गए। अब यहाँ पे देखो मैंने दो टॉवर लिए, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे मेरा ये वायर ऐसे मैंने सस्पेंड कर रखा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, यानी इस केस में मेरा सैग देखो ये हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया सैग। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, देखो अब देखो आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, आपका टेंशन कम होगा, ठीक है, ये तो हम समझ गए कि इन्वर्स रिलेशन में। तो टेंशन कम होने का मतलब क्या हुआ कि अब इसका एक्सपेंशन होगा, यानी जो वायर है ना, इस वायर का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, यानी ये वायर एक तरह से रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई भी तनाव नहीं है। तो अगर कोई तनाव नहीं है तो ये वायर एकदम रिलैक्स हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे आपका ये रिलैक्स होगा, ठीक है, यानी अब थोड़ा क्या होगा, कुछ ज़्यादा थोड़ा नीचे लटकेगा, ठीक है। तो अब देखो सैग आपका क्या हुआ, यहाँ से बढ़ गया, ठीक है, पहले के कंपेयर में सैग बढ़ गया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो जो वायर आपके जो लटक रहे होते हैं दो टॉवर्स के बीच में, उसको एक बार आप सर्दियों में देखो,
एक बार आप गर्मियों में देखो, ठीक है, दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर मिलेगा, ठीक है, कन्फर्म है। सर्दी गर्मियों में क्या होगा, उसमें वो ज़्यादा लटका हुआ मिलेगा ऐसे, ठीक है, यानी उसका सेक ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि टेम्परेचर जो है, ठीक है, टेम्परेचर ये आपका डायरेक्ट रिलेशन में है सेक के साथ, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सेक भी आपका बढ़ता है। तो आप यहाँ पे देखो सिंपल ड्रॉ कर सकते हो, देन यहाँ पे सैग और टेंशन, ठीक है, तो ये आपका सैग, ये आपका कुछ ऐसे ड्रॉ होता है देखो, ठीक है, ये आपका कुछ ऐसे, देन ये आपका ऐसे टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगा। तो देखो टेम्परेचर के साथ अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो चीज़ क्या होगी, बिकॉज टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डिक्रीज होई कोई चीज़ तो वो आपकी होती है टेंशन। तो ये वाली जो लाइन है ये आपकी टेंशन को रिप्रेजेंट करेगी, टेंशन, ठीक, और ये वाली लाइन आपकी रिप्रेजेंट करेगी सैग को। क्लियर है चीज़। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंजिंग चार्ट। क्लियर है। तो देखो सिंपल क्या बोलेंगे, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज, यानी कि टेम्परेचर अगर आपका बढ़ेगा तो आप देख सकते हो सैग आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन, यानी टेंशन कम हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द सैग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इन समर, तो देखो समर की बात कर रहा है, समर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सैग क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मोर देन दैट इन विंटर, यानी सर्दियों में जितना है उससे ज़्यादा होगा आपका समर में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे ये दोनों रिलेशन याद रखना है, ठीक है, कि टेम्परेचर और टेंशन इनवर्स और टेम्परेचर और सैग आपका डायरेक्ट रिलेशन, या फिर ये तो ये दोनों रिलेशन याद रखो या फिर ये चार्ट आप याद रखो, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन इनसे बहुत पूछे जाते हैं। इन अ ट्रांसमिशन लाइन सैग डिपेंड अपॉन, यानी सैग किस पे डिपेंड करता है ये पूछा है, ठीक है। तो सैग का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, देखो सैग इक्वल्स टू जो भी आपका वेट है, ठीक है, और ये वेट आपका है ना पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है ना, वेट इंटू आपके लेंथ की स्क्वायर, ठीक है, वेट इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू टी, टी आपका क्या हो गया टेंशन, ठीक है। तो ये आपके सैग का फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। तो आपका देखो स्पैन लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये एल वाली, ठीक है, टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, और वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये पूछा है, ठीक है। तो कोई भी एक कंडक्टर ले लो, देखो आपने अपना कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कोई कंडक्टर है, क्लियर है। अब सर्दियों में क्या होगा, इस कंडक्टर के ऊपर आपके बर्फ़ लगेगी, यानी बर्फ़ इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएगी ना, ठीक है, आपने देखा भी होगा बर्फ़ लग जाती है, ठीक है। तो ये आपकी मान लो बर्फ़ हो गई, ठीक है, आइस हो गई, आइस इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर डिपॉजिट हो गई। अब ये आइस इसके ऊपर अगर डिपॉजिट हो गई तो अब क्या होगा, इस आइस का कुछ ना कुछ वजन होगा, ठीक है, ये जो बर्फ़ इस कंडक्टर के ऊपर लगी है ना, इसका बर्फ़ का भी तो कुछ वजन होगा। तो वो वजन क्या करेगा, इस कंडक्टर को नीचे की तरफ झुकाएगा, क्या ऑब्वियस बात है नीचे की तरफ झुकाएगा। तो ये आपका मान लेते हैं ये हमारी हो गई आइस वाली एक्सिस हो गई एक तरह से, ठीक है। और देखो जो हवा है, मान लो हवा आपकी इस डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, ठीक है, या तो ऐसे चलेगी या फिर ऐसे चलेगी, ऊपर से तो कोई हवा चलेगी नहीं ना, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, कि यहाँ पे ये क्या होगी, ये आपकी हो गई विंड, ठीक है, हवा चल रही है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप अगर इसको थोड़ा इक्विवेलेंट बनाते हो तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आइस तो आपकी ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड में एक्ट हो रही है, ठीक है, ये आपकी आइस है, और आपकी जो विंड है वो कुछ ऐसे आपकी एक्ट कर रही है, ठीक है, ये आपकी हो गई विंड। क्लियर है। यहाँ पे ये आपका मान लेते हैं कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो विंड तो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और आइस आपकी वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कैसे रहता है, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर। तो क्या बोलेंगे, विंड प्रेशर इज टेकन टू एक्ट एट परपेंडिकुलर टू डेट ऑफ आइस, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विंड लोडिंग इन कोस्टल रीजन इज इन रेंज ऑफ, ठीक है, यानी जो हवा बेसिकली विंड की लोडिंग बता रहा है कहाँ पे, कोस्टल रीजन में, यानी जब बेसिकली पानी वाले जो इलाके होते हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी होती है 150 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। The maximum tension in a section of overhead line conductors between two support of unequal height occur at, ये आपके दो कोई टावर है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो सपोर्ट है, उनकी हाइट डिफरेंट है, ठीक है। जैसे देखो एक आपका ये कोई सपोर्ट हो गया, दूसरा कोई आपका बड़ा वाला सपोर्ट, ठीक है, इससे जिसकी हाइट बड़ी है, ये आपका हो गया दूसरा सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट मतलब सिंपली टावर की बात कर रहा है। तो ये आपका हो गया ग्राउंड, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, कोई वायर आपका होगा, ये वायर आपने इसको ऐसे कुछ सस्पेंड कर रखा होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों टावर के बीच में आपने वायर ऐसे सस्पेंड कर रखा होगा। देखो आप इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, ठीक है, आपकी कुछ सीढ़ियाँ होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की आपकी सीढ़ियाँ रहती है, क्लियर है इतना। अब देखो इसमें क्या होगा, लेट्स से आपको कोई सामान ऊपर लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सामान लेके जाना है ऊपर, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो दो बंदे मान लो, देखो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक बंदा आपका यहाँ पे खड़ा है, क्लियर है, सामान आप दोनों ने उठा रखा है, ठीक है। तो आप इस सामान को ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर वाला बंदा है उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इस ऊपर वाले बंदे के
ठीक है, ज़्यादा टेंशन लगेगा इसको, बिकॉज ये सामान देखो ऊपर से पकड़ के रखेगा ना, तो होल्ड करके रखना पड़ेगा, बिकॉज इसके अगर थोड़ा सा भी इसने अगर छोड़ दिया तो पूरा यू का यू नीचे गिर जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो ऊपर वाला बंदा है इस पर ज़्यादा टेंशन लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी समझ सकते हो, ये जो बड़ा टॉवर है, हायर सपोर्ट है, ये इस वायर को यहाँ पे उठा के रखेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन इस हायर सपोर्ट पर लगेगा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगा, हमारे हायर सपोर्ट पर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। स्ट्रिंजिंग चार्ट इज़ यूजफुल। ठीक है, आपका जो स्ट्रिंजिंग चार्ट होता है ये क्या काम आता है? ठीक है, तो स्ट्रिंजिंग चार्ट आपका देखो सैग और आपका जो टेंशन होता है इनका टेम्परेचर के साथ आपका वेरिएशन बताता है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी ड्रॉ करवा चुका हूँ फॉर फाइंडिंग द सैग इन द कंडक्टर, यानी ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। हॉट टेम्पलेट कर्व आर प्लॉट्स ऑफ, यानी जो हॉट टेम्पलेट कर्व होता है ये आपका प्लॉट होता है कंडक्टर के सैग और स्पैन लेंथ के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन, यानी आपका जो हवा का जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा किस पर लगता है ये पूछा है। ठीक है, तो देखो आपका कोई टावर होता है या आपका कोई मान लेते हैं टावर है। ठीक है, ग्राउंड पर हमने लगा रखा होगा, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वायर होगा। ठीक है, कुछ ऐसे हमने सस्पेंड कर रखा होगा। क्लियर है? और इस टावर के ऊपर आपके इंसुलेटर भी लगे हुए होंगे। ठीक है ना? अब देखो इस टावर का एरिया कितना है, ये इतना बड़ा एरिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है, टावर का ही होगा ना, कंडक्टर का एरिया तो कम होगा ना। तो देखो अब अगर आपकी हवा चलेगी, ठीक है, यानी विंड अगर चलेगी, तो ये विंड सबसे ज़्यादा किसको हिट करेगी, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा उसी को सबसे ज़्यादा हिट करेगी, और जिसको भी सबसे ज़्यादा हिट करेगी उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा विंड प्रेशर लगेगा। कि ये आपकी क्या है, विंड है। तो देखो कंडक्टर का एरिया कम है, इंसुलेटर का एरिया भी कम ही होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एरिया होता है सपोर्टिंग टावर का। ठीक है, तो टावर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जो आपका विंड का जो प्रेशर है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा आपके टावर पर लगेगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। गैलोपिंग इन ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर अराइजेज ड्यू टू। ठीक है, तो देखो गैलोपिंग का मतलब देखो सिंपल क्या होता है, जैसे देखो ये आपका कोई कंडक्टर है। अब देखो क्या हुआ, आपकी देखो जब विंटर होगी तो विंटर में हमें पता है कि जो कंडक्टर है उसके ऊपर क्या होती है, बर्फ जम जाती है, यानी आइस जम जाती है ना, आइस डिपॉजिट हो जाती है। तो देखो मान लेते देखो कुछ आइस आपकी डिपॉजिट हो गई। ठीक है, ये क्या है आपकी आइस है, आइस आपकी डिपॉजिट हुई है। ठीक है, अब कुछ इस तरह से डिपॉजिट हुई है, देखो कि नीचे तो आपकी आइस ज़्यादा डिपॉजिट हुई है, ठीक है, और ऊपर आपकी कम हुई है। ठीक है, कुछ ऐसे आपकी आइस डिपॉजिट हो गई। तो देख सकते हो देखो नीचे में ज़्यादा आइस बना रहा हूँ, ठीक है, नीचे में ज़्यादा बर्फ़ बना रहा हूँ और ऊपर मेरी कम बर्फ़ है। ठीक, कुछ इस टाइप में आपकी क्या हुई है, डिपॉजिट हुई है। क्लियर है इतना? तो देखो जब आपकी हाई विंड चलेगी, यानी सिंपल अगर मान लो कि आपकी जो विंड है, यानी हवा, ये हवा चल रही होगी, ठीक है, ऐसे कोई हवा चल रही है आपकी, तो देखो ऊपर तो आपकी लेयर कम है, तो ये हवा सिंपली ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, बट नीचे जो है ना आपकी, ठीक है, नीचे की जो आपकी ये एयर होगी, ठीक है, हवा होगी, ये क्या करेगी, इस कंडक्टर की इस आइस की लेयर की वजह से इस कंडक्टर को ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट करेगी, यानी इसको मूव करेगी इस कंडक्टर को ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो ये कंडक्टर का जो मूवमेंट है ना, ऊपर नीचे जो होना, ठीक है, कंडक्टर ऊपर नीचे मूव होगा। ठीक, क्लियर है? क्यों हो रहा है मूव, बिकॉज ये आपकी जो आइस की जो लेयर बनी है ना, ये आपकी सिमेट्रिकल लेयर नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है। तो उस वजह से जब आपकी विंड इस पर अट्रैक्ट करती है, ठीक है, यानी बेसिकली विंड उसके ऊपर हिट करती है आइस पर, ठीक है, तो आपका क्या होता है, कहीं पे ज़्यादा प्रेशर बनता है, कहीं पे कम प्रेशर बनता है, तो उस वजह से वो कंडक्टर ऊपर नीचे मूव होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गैलोपिंग बोलते हैं। तो ये गैलोपिंग किसकी वजह से हुई है, बिकॉज आपकी जो आइस की जो लेयर है वो सिमेट्रिकल नहीं बनी। अगर सिमेट्रिकल बनती तो हर जगह से बराबर प्रेशर लगता। ठीक है, तो बराबर प्रेशर होता तो कंडक्टर अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता। क्लियर है? बट अगर लेयर अलग डिफरेंट लेयर की है, यानी आपकी जो लेयर है वो अगर असिमेट्रिकल है, तो आपका प्रेशर कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम लग रहा है, उस वजह से कंडक्टर का मूवमेंट होने लग गया। ठीक है, और ये जो फिनोमिना इसी को हम बोलते हैं गैलोपिंग। क्लियर? तो किसकी वजह से होता है, असिमेट्रिकल लेयर ऑफ आइस फॉर्मेशन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस बाय यूजिंग स्टॉक ब्रिज डैम्पर ऑन पावर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो आप देखो उसको नॉर्मल देख सकते हो। ठीक है, आप जब ट्रांसमिशन लाइन देखोगे तो ये आपकी देखो कोई ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि देखो यहाँ पे, ठीक है, कंडक्टर्स पे एक ऐसे देखो कुछ इस टाइप में आपका एक इंस्ट्रूमेंट लग रखा रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है ये। यहाँ से देखो ये कुछ ऐसे, देन ये कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसा ये कुछ आपका एक लगा रहता है, ये एक तरह से डैम्पर है। ठीक है, तो डैम्पर क्या करता है ये, कि जब भी आपके कंडक्टर में, ठीक है, कंडक्टर अगर किसी वजह से कोई हिल गया कंडक्टर, तो हिलेगा तो क्या होगा, कंडक्टर में वाइब्रेशंस होंगे, तो उन वाइब्रेशन को डैम्प आउट करना है, यानी उन वाइब्रेशंस को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो उसके लिए ये आपका डैम्पर काम आता है वहाँ पे। ठीक है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, आपको इसको फोटो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल किस लिए होता है, देखो नाम में डैम्पर आ गया, इसका मतलब हो गया कि वाइब्रेशंस को बंद करना है इसको, ठीक है, रिड्यूस करना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल कंडक्टर वाइब्रेशन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द सैग ऑफ द कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर व्हेन द स्पैन इज
to 50 मीटर। नाउ इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इंक्रीज बाय 25% द सैग विल, ठीक है। तो देखो ये मैं आपको ऑलरेडी सैग का फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, क्लियर है। सैग आपके टावर की हाइट पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो चाहे आप टावर की हाइट कितनी भी बढ़ाओ, सैग आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो रिमेन्स अनचेंज। इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विथ कंडक्टर्स सपोर्टेड बिटवीन टू सपोर्ट्स द वेरिएशन इन टेंशन विथ एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे आपका ये पूरा रिलेट करता है, ठीक है। तो जो टेंशन मैंने बताया था आपको, टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका जो भी टेम्परेचर है, ठीक है। एटमोस्फेरिक टेम्परेचर जो भी है उससे इन्वर्सली रिलेशन में रहता है ये आपका टेंशन, ठीक है। एकदम मस्त मैंने आपको ये एग्जाम्पल से समझा चुका हूँ। एंड दूसरा एक और रिलेशन मैंने आपको बताया था कि जो आपका सैग होता है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके टेम्परेचर। देखो सिंपली क्या है, इन्वर्स रिलेशन में है ना, ठीक है। टेम्परेचर और टेंशन का पूछा था रिलेशन, तो देखो इन्वर्स है, तो इन्वर्स में तो हमारा कैसा बनता है, कुछ इस टाइप का आपका ये कर्व बनता है, ठीक है। आपने बहुत बनाए होंगे, क्या हो गया, सिंपल कर्व वन। तो कर्व वन आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। फॉर 400 kV लाइन द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर इज अराउंड, ठीक है। तो ये आपको एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपकी कितनी रखते हैं हम, 8 मीटर रखते हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड कंडक्टर यूजुअली हैव अ सेंट्रल वायर अराउंड विच देयर आर सक्सेसिव लेयर्स ऑफ 6, 12, 18, 24 वायर्स। फॉर एन लेयर द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल वायर्स इज, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बनता है 3n ब्रैकेट n + 1 ठीक है। तो ये आपके देखो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको फालतू रट के जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वही रटो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्लियर है। देखो क्या बोला, द डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड इज d, द डायमीटर ऑफ n लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर इज, ठीक है। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला 2n + 1 d। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर यूज, ठीक है। तो देखो जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है, इसी में एक और आप इंसुलेटर पढ़ते हो, शैकले इंसुलेटर पढ़ते हो, ठीक है। तो आप अगर सिंपल बिलो 11 kV की बात करते हो, ठीक है, तो बिलो 11 kV में आप जो स्ट्रेन टाइप आपका इंसुलेटर होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शैकले इंसुलेटर। स्ट्रेन इज नोन एज शैकले इंसुलेटर। और आपका ये यूज़ का होता है, ठीक है, यानी जो स्ट्रेन टाइप है ये यूज़ का होता है, एक तो आपका डेड एंड, ठीक है, कहीं पे जहाँ पे डेड एंड हो, ठीक है। दूसरा आपका कहीं पे भी शार्प कर्व हो। अब शार्प कर्व बोलने का मतलब क्या, देखो अभी बताता हूँ। अब देखो मान लो ये आपका कोई रोड है, ठीक है, ये आपका कोई रोड है और यहाँ पे कोई टर्न है, ठीक है। देन यहाँ पे भी कोई ये ऐसे टर्न है, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या है, एक रोड है कहीं पे, ठीक है। अब देखो ये आपकी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। मान लेते ट्रांसमिशन लाइन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे को चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इस वाले रोड में भी मेरे को ये प्रोवाइड करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वायर को यहाँ से मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कौन सा इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे मेरे को लगाना पड़ेगा स्ट्रेन टाइप, ठीक है। बिकॉज स्ट्रेन कहाँ यूज होता है, जहाँ पे कहीं पे कर्व आए, ठीक है, यानी कंडक्टर को जहाँ पे कहीं पे मोड़ना पड़े, तो ये आपका हो गया स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बना, ठीक है, ये आपका क्या आया, एक कर्व है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर कोई कर्व आता है तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। और डेड एंड कहाँ पे, जैसे आपने कंडक्टर सब जगह बिछा दिए, ठीक है, अब कोई लास्ट पॉइंट आ गया, बस वहाँ तक ही हमें लेना था, तो वो एक तरह से आपका हो गया डेड एंड। क्लियर है चीज़ ये। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट डेड एंड एट इंटरमीडिएट एंकर टॉवर्स, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। वेवी स्ट्रक्चर ऑफ पिन टाइप इंसुलेटर इंक्रीजेज इट्स, ठीक है, यानी जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है उसका वेवी स्ट्रक्चर होता है। अब देखो पिन टाइप से आपको पहला पॉइंट ही पूछा जाता है, ये कितने रेटिंग के लिए यूज होता है, तो ये आपका होता है 25 kV से लेके 33 kV। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो वेवी होता है, ठीक है। वेवी मतलब देखो कुछ इस टाइप में, ये आपका है साइड भी आपका कुछ इस जैसे ही बनेगा, ठीक है। ये आपका ऐसा, ये आपका क्या है, देखो एकदम वेवी टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेवी टाइप स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें क्या क्या रहता है, ठीक है, ये तो आपने बना दिया इंसुलेटर। यहाँ पे देखो एक रहता है ग्रूव, ठीक है, ग्रूव मतलब जिसमें आप कंडक्टर को प्लेस करते हो, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कंडक्टर को आप इसमें बाइंड करके रखते हो, ये आपका हो गया कंडक्टर, ठीक है, इसमें कुछ करंट फ्लो होगा। क्लियर है चीज़। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो आपका ग्रूव है, ठीक है, ये जो मैंने गोल बनाया ना, ये आपका ग्रूव है जो कि आपके कंडक्टर्स को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, तो ये आपका ग्रूव है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है ये ग्रूव किस मटेरियल का बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा मटेरियल होगा, जिस जो आपका वायर का मटेरियल है ना, वही मटेरियल आपके ग्रूव का होगा। सेम क्यों रखते हैं, बिकॉज देखो अगर डिफरेंट मटेरियल होंगे तो दोनों रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कोरोजन हो सकता है। क्लियर है चीज़, इसलिए इसका मटेरियल सेम रखते हैं ग्रूव का भी। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने बोला 33 kV, ठीक है, तो इसको अबव 33 क्यों यूज़ नहीं करते, ये भी आपको डाउट हो सकता है। देखो अबव 33 kV में क्या होता है, आप अगर इससे ज़्यादा पर यूज़ करोगे इसको तो आपका फ्लैश ओवर हो जाएगा, यानी फ्लैश ओवर अकर। देखो फ्लैश ओवर क्या होता है कि जब आप इसको अबव 33 के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, अबव 33 kV, इसमें क्या होता है, देखो जो आपकी एयर होती है, ठीक है, इस इंसुलेटर के पास जो एयर होगी ना, आसपास वाली एयर, वो सारी क्या हो जाती है, आयनाइज होती है। मीन्स आपकी देखो इंसुलेटर के आसपास की जो एयर थी वो सारी आयनाइज हो गई, तो आयनाइज होने के बाद क्या होता है,
एक लीकेज करंट फ्लो होने लग जाता है आपके इंसुलेटर में। और इस लीकेज करंट की वजह से क्या होता है, ये आपका जो इंसुलेटर है ये अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज करने लग जाता है, ठीक है। तो देखो दूसरी एक और टर्म आती है आपकी पंचर वोल्टेज, या फिर बोल सकते हो पंचर। तो देखो ये क्या होता है कि ये वो वाला, देखिए बेसिकली वो वाला वोल्टेज जहाँ पे आपका इंसुलेटिंग मटेरियल अपनी पूरी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो दे, ठीक है, वो आपका होगा पंचर वोल्टेज। तो यहाँ से ये तो समझ ही गए होंगे कि फ्लैश ओवर वोल्टेज हमेशा कम होता है पंचर वोल्टेज से, ठीक है। बिकॉज फ्लैश ओवर तो एक्चुअली में सिंपल स्टार्ट हुआ है लीकेज करंट फ्लो होना, जिसकी वजह से अपनी ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खो रहा है। बट पंचर वोल्टेज वो वाला वोल्टेज है जहाँ पे ये अपनी पूरी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खो देता है। तो ऑब्वियस बात है पंचर वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होगा फ्लैश ओवर वोल्टेज से, ठीक है। और पिन टाइप आपका जनरली यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए। क्लियर चीज़ है। तो देखो आपका जो वेवी स्ट्रक्चर है ना, ये आपने ऐसा वेव टाइप में स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसलिए बनाते हैं ताकि आपका फ्लैश ओवर वोल्टेज बढ़ जाए। बिकॉज फ्लैश ओवर वोल्टेज बढ़ेगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, लीकेज करंट आपका बहुत जल्दी फ्लो नहीं होगा, ठीक है, यानी कम वोल्टेज पे आपका फ्लो नहीं होगा फिर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द वोल्टेज रेटिंग ऑफ मल्टीपल सेल पेटीकोट और रेंज शेड पिन टाइप इंसुलेटर यूनिट कैनॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिटिंग वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल्स। बिकॉज बेसिकली क्या बोला है, देखो आपके जो वोल्टेज रेटिंग है, ठीक है। अब देखो आप सिंपल जब सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पढ़ते हो तो उसमें आप मल्टीपल लगा लेते हो, ठीक है। यानी कि आप ऐसे देखो, जैसे ये आपका कोई टावर रहता है, ये आपका कोई है टावर, इसमें देखो आपने कुछ ऐसे यहाँ पे ये लगा रखे कि ये आपके कुछ ऐसे आपने ये क्या कर रखे, इंसुलेटर्स लगा रखे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि आप अगर इनमें ऐसे अगर बहुत सारे लगा देते हो, ठीक है, बिकॉज देखो अभी वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी, ये इतनी सी आपकी ये वोल्टेज रेटिंग है, जितने 3 लगाए तो 3 के हिसाब से जितनी वोल्टेज रेटिंग होगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है इस वोल्टेज रेटिंग को हम बढ़ा सकते हैं ऐसे बहुत सारे लगा के, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अगर लगा दे तो आपकी वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज फिर क्या होगा, देखो जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है ना इन सब के बीच में, ठीक है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ऐसे नंबर ऑफ शेल्स को इंक्रीज करके वोल्टेज रेटिंग को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो सिंपली क्या बोलेंगे, द इंटरनल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेल्स बिकम्स अनइक्वल। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज्ड ऑन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो एक ही आपका सस्पेंशन टाइप, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम डिस्क टाइप। क्लियर है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ईच डिस्क इज डिजाइन फॉर, ठीक है, यानी एक डिस्क आपकी कितने वोल्टेज के लिए डिजाइन होती है वो भी आपको याद रखना है। ये आपकी होती है 11 kV, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये जो 11 kV है ना, ये आपका फेज वोल्टेज है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये आपका है फेज वोल्टेज। क्लियर है। तो आपका सिंपल डिस्क टाइप है जो आपका यूज हो सकता है 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए। Whenever the conductor are dead-ended or there is a change in direction of transmission line, the insulator used are off। अब देखो क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। अब कोई भी ट्रांसमिशन लाइन आपकी 11 kV से तो कम होती नहीं, ठीक है। अगर 11 kV से कम होती तो हम बोलते थे कि ये शैकले हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज शैकले क्या होता है, एक स्टेन टाइप इंसुलेटर ही होता है, बस उसको 11 kV से कम जब होता है वोल्टेज तब वो यूज़ करते हैं। क्लियर है। बट ट्रांसमिशन लाइन है तो ट्रांसमिशन लाइन ऑब्वियस बात है 11 kV से ज़्यादा होगी। 11 kV से अगर ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। बिकॉज देखो डेड एंड आपका कहीं पे डायरेक्शन चेंज करनी है, यानी कहीं पे कर्व आ रहा है तो हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। पोस्ट टाइप इंसुलेटर आर जनरली यूज इन ऑपरेटिंग लाइन्स, ठीक है। आपके जो पोस्ट टाइप इंसुलेटर होते हैं ये आपके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज या फिर बोल सकते हो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन्स के लिए ये यूज होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट्स इन ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज ड्यू टू। यानी देखो आपको पहले देखो मैं आपको ये सही से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता क्या है, ये मान लेते हैं हमारा कोई टावर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर लग रखे होते हैं, ठीक है, सस्पेंशन टाइप, यानी कुछ आपने देखे भी होंगे इस टाइप का आपके ये इंसुलेटर्स होते हैं कि जैसे ये एक हो गया, कि ये आपका दूसरा हो गया। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे भी दो और इस साइड भी आपके ऐसे ही दो इंसुलेटर लगे हुए होंगे, ठीक है। जैसे देखो ये आपके होते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर या फिर इनको डिस्क टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं बिकॉज ये एकदम डिस्क की तरह होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये कंडक्टर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये जो दो इंसुलेटर है ना, इन दोनों इंसुलेटर को हमने कनेक्ट कर रखा होता है ना, यानी कि जोड़ रखा होता है मेटल लिंक से, ठीक है, मेटल लिंक से। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, देखो अगर मेरा ये कोई कंडक्टर है एक, ठीक है, ये मेरा दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, दोनों के बीच में मेरा कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो ये पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसी का अगर मैं इक्विवेलेंट एक सिंपल डायग्राम बनाता हूँ तो देखो पहले टावर की बॉडी चाहिए मेरे को, ये मेरे हो गई टावर की बॉडी। क्लियर है ना। अब देखो दो मैंने डिस्क यूज़ किया ना, दो डिस्क यूज़ करने का मतलब है
कि मेरे 2 इंसुलेटर मैंने यूज़ किए, ठीक है, तो यानी 2 मेरे कैपेसिटर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज देखो 2 कंडक्टिंग मटेरियल को आप अगर इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट करते हो तो वहाँ पे आपका कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है। यहाँ तक आपका ठीक है। अब देखो जरा, आपने ये जो मेटल का जो लिंक यूज़ किया है, ठीक है, एंड आपकी जो टावर की बॉडी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या एयर है, एयर एक क्या एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, तो उस वजह से इनके बीच में भी एक कैपेसिटेंस आपका फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ये आपका इनके बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है। क्लियर है इतना? अब क्यों होता है फॉर्म ये तो आप समझ गए। अभी फिलहाल के लिए आप इसको रिमूव कर दो कि यहाँ पे फिलहाल कुछ फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो ये आपका कैपेसिटेंस सी होता है, इसका भी सी होता है, दोनों का सेम क्यों होता है? बिकॉज सेम इंसुलेटिंग मटेरियल से आपने ये बनाए होते हैं, ठीक है। तो अब जो टोटल वोल्टेज है, ठीक है, टोटल वोल्टेज ये पूरी स्ट्रिंग हो गई आपकी एक, इसके अगर जो वोल्टेज है ये हमारा होता है वी। अब देखो यहाँ पे आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है, ये करंट आई, तो यहाँ पे भी आई होगा, ठीक है, दोनों कैपेसिटर के थ्रू करंट आपका सेम फ्लो हो रहा है। क्लियर है ये चीज़? तो अब जरा समझो, देखो आपका जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो आपका सेम है, यानी सेम कैपेसिटेंस है। सेम क्यों है? बिकॉज सेम इंसुलेटिंग मटेरियल से आपने इन इंसुलेटर को बना रखा होता है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी आपकी चेंज होती है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी सेम हो गई तो आपका रिएक्टेंस सेम होगा, यानी जो भी एक्सी होगा वो भी आपका सेम होगा, ठीक है। अगर आपका एक्सी सेम होता है एंड देखो आपका करंट क्या है, करंट आपका सेम है, ठीक है, सेम करंट फ्लो हो रहा है इन सब के थ्रू, ठीक है, करंट भी सेम है, तो आपका अब क्या होगा, जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो भी आपका सेम होगा, बिकॉज देखो वोल्टेज होता क्या है, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू आपका एक्सी, ठीक है, सारी चीज़ें वैल्यू सेम है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा, यानी कि अगर टोटल वोल्टेज वी है तो इसके अक्रॉस तो आपका आ जाएगा V/2, ठीक है, इसके अक्रॉस भी आपका हो जाएगा V/2, ठीक है, तभी तो दोनों का ऐड होगा तब आपको V मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है इतना। अब देखो तो आप लिख लो V1, तो आप लिख लो V1, तो आप लिख लो V2। क्लियर है? अब देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। देखो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, देखो ये आपको बताती है कि आपका इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो कितना अच्छा इंसुलेटर है, ठीक है, जितनी ज़्यादा स्ट्रिंग एफिशिएंसी है इसका मतलब है उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो वो इंसुलेटर ही कैसे कहलाएगा, इसलिए हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी से जज करते हैं कि कोई इंसुलेटर कैसा है। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, ठीक है, पूरी जो आपकी स्ट्रिंग है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V, देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क कितनी है 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ जो भी लोवेस्ट डिस्क है, यानी जो कंडक्टर है ना इसके सबसे पास वाली जो डिस्क होती है उस पर वोल्टेज कितना है, तो हमने देखा कितना V/2, तो ये आपका हो गया V/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं परसेंटेज में लिखता हूँ तो मेरे को स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी मिली, 100% मिली, ठीक है। बट देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है हमारे, कि देखो ये जो वोल्टेज है ना, ठीक है, ये आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, ठीक है। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होता, बिकॉज ये जो आपकी टावर की बॉडी है और जो मेटल लिंक है इनके बीच में एयर होती है, तो एयर एक इंसुलेटर है, तो 2 कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटर, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है, C1। क्लियर है? ये जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो गया ना, अब इसकी वजह से क्या होता है, आपका वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका सेम नहीं रहता, ठीक है। तो जब आपका ये कैपेसिटेंस होता है तो इसको हम शंट कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो विथ शंट कैपेसिटेंस आपकी जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है वो हमेशा ही 100% से कम होती है, ठीक है चीज़। ये शंट कैपेसिटेंस की वजह से आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी कम होती है, और इस शंट कैपेसिटेंस की वजह से ही वोल्टेज आपका बराबर नहीं बटेगा, यानी ये जो V वोल्टेज है ना ये दोनों के बीच में बराबर नहीं बटेगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो अगर इसके क्रॉस V1 वोल्टेज है एंड इसके क्रॉस V2 वोल्टेज है, तो V2 की वैल्यू हमेशा आपकी ज़्यादा होगी V1 से, ठीक है। यानी जो भी आपकी लोवेस्ट डिस्क होती है, ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जो भी आपकी लोवेस्ट डिस्क होती है यानी सबसे नीचे वाली डिस्क, इस पर वोल्टेज आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ लोवेस्ट डिस्क। क्लियर है चीज़ें? और मैक्सिमम क्यों होता है, बिकॉज देखो सबसे ज़्यादा करंट यही से तो फ्लो होगा, ये करंट आपका सबसे ज़्यादा यही से फ्लो होगा, उसके बाद तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा करंट तो इस कैपेसिटेंस के थ्रू फ्लो होगा ना, तो वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू कैपेसिटेंस, तो करंट आपका देखो सबसे ज़्यादा जहाँ से भी फ्लो होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे लोवेस्ट जो होती है ना इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वगैरह पूछा जाता है। तो ये जो आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी जो वोल्टेज है ना दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, ये आपका डिफरेंट हो गया, तो ये किसकी वजह से डिफरेंट हुआ, इस कैपेसिटर की वजह से हुआ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस बिटवीन द मेटालिक जंक्शन एंड यूनिट्स एंड द टॉवर बॉडी, ठीक है, टॉवर की बॉडी और जो मेटालिक जंक्शन है या फिर मेटालिक लिंक है दो इंसुलेटर के बीच में, उनकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से वोल्टेज अब आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज डिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, आपके नंबर ऑफ डिस्क पर। 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मींस, ठीक है, यानी आपके अगर 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या
कि वोल्टेज आपका एकदम बराबर बटा है, ठीक है। क्या बोलेंगे, इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ईच इंसुलेटिंग डिस्क, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इन ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, इज क्या होता है, मैक्सिमम। आपका जो सबसे नीचे वाली डिस्क होती है वहाँ पे आपका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम अक्रॉस द लोवेस्ट डिस्क, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज चेंज फ्रॉम 50 to 100 हर्ट्ज, देन द स्ट्रिंग एफिशिएंसी, आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, रिमेन अनचेंज। द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ अ हाई वोल्टेज लाइन इज अराउंड, कितनी होती है, 80%, बिकॉज जो आपका शंट कैपेसिटेंस तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो उससे आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमेशा कम होती है, तो वो अराउंड आपकी 80% होती है। क्लियर चीज़ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए 3 यूनिट इंसुलेटर स्ट्रिंग, voltage across the lowest unit is 17.5 kilovolt. String efficiency is 84.28%. The total voltage across the string will be equal to, ठीक है, यानी आपका जो टोटल वोल्टेज होगा पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस वो क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो उससे पहले आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका देखो होता है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क मल्टीप्लाइड विद वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट डिस्क टू द कंडक्टर, या फिर बोल सकते हो टू द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब ये नियरेस्ट की जगह आप इसको लोवेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लोवेस्ट ये होती कौन सी है, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो पहले हम टावर बनाते, तो ये हमारा कोई टावर हो गया, ठीक है। अब इसने बोला है कितना, 3 यूनिट इंसुलेटर है, यानी 3 इंसुलेटर आप यूज़ करो, ठीक है। और इंसुलेटिंग आपके जो इंसुलेटर हैं वो सेम मटेरियल के बने होते हैं, तो सबका कैपेसिटेंस सेम होता है, ठीक है। तो ये देखो ये आपका एक कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, यानी फर्स्ट यूनिट हो गई, ये आपकी सेकेंड यूनिट हो गई, यानी ये आपकी थर्ड यूनिट हो गई। टोटल 3 यूनिट बोला इसने, तो ये आपने टोटल 3 यूनिट बना दी, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका कंडक्टर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, या फिर बोल सकते हो ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ तक ठीक है आपका, सबका कैपेसिटेंस सेम होगा, ठीक है, बिकॉज सेम इंसुलेटिंग मटेरियल है। और ये जो टॉवर की बॉडी है और ये जो कैपेसिटर के बीच में जो मेटल का लिंक है, इनके बीच में भी एक आपका कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस, ठीक है। एक यहाँ पे हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे ये शंट कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं C1 और ये भी आपका C1। अब देखो ये जो पूरी स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग है आपकी इतनी बड़ी, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आपका, ये आपका मान लेते हैं चलो हम V, ठीक है। अब देखो इसके अक्रॉस मान लेते हैं V1, इसके अक्रॉस मान लेते हैं V2, इसके अक्रॉस मान लेते हैं V3, यहाँ तक आपका ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी लोवेस्ट होती है, यानी कि लोवेस्ट मतलब जो सबसे नीचे वाला है ना, ये सबसे नीचे, ठीक है, या फिर बोल सकते हो जो सबसे कंडक्टर के सबसे पास वाली जो स्ट्रिंग होती है तो हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट, ठीक है, या फिर बोल सकते हो लोवेस्ट यूनिट या फिर नियरेस्ट यूनिट, लोवेस्ट यूनिट। तो देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि लोवेस्ट यूनिट पे वोल्टेज कितना है, ठीक है। लोवेस्ट यूनिट मतलब इसने V3 दे दिया हमें, ठीक है। V3 इसने हमें कितना दिया, 17.5 किलो वोल्ट। एंड इसने देखो स्ट्रिंग एफिशिएंसी भी हमें दे रखी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इसने दी है 84.28%। तो यहाँ से देखो सिंपल, देखो देयरफॉर ये जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है इसको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी मेरे को दी है 84.28%, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8428, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना है मेरे स्ट्रिंग के क्रॉस, वोल्टेज V है, तो ये आपका V हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्क कितनी है, 1 2 3, तो 3 डिस्क है तो 3 मल्टीप्लाइड विथ टोटल वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट, नियरेस्ट यानी जो मैं दे रखा है कितना 17.5, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया 17.5, ठीक है। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, ये आपका आ जाएगा 44.25 किलो वोल्ट। आपको सिंपल स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। टू इंसुलेटर डिस्क ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटेंस वैल्यू C मेक्स अप टू अ स्ट्रिंग फॉर 22 kV 50 हर्ट्ज single phase overhead line insulation system. If the pin to earth capacitance is also C, then the string efficiency is, ठीक है। तो देखो आपको कोई 2 इंसुलेटर डिस्क है, तो यानी कि पहले टावर बनाते हैं, ये आपके टावर की बॉडी हो गई, ठीक है। 2 इंसुलेटर डिस्क है यानी कि 2 कैपेसिटेंस आपके होंगे। देखो एक आपका कैपेसिटेंस चलो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, यहाँ तक ठीक है आपका। एंड आपकी देखो ये जो मेटल लिंक होती है, ठीक है, इन दोनों इंसुलेटर को कनेक्ट कर रखा होता है मेटल लिंक से, ये मेटल लिंक और ये जो टावर की बॉडी है इनके बीच में भी एक कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, ये आपका हो गया इनके बीच में कैपेसिटेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो बोला है कि सारे कैपेसिटेंस क्या है, C है, बट हम क्या करते हैं, देखो ये तो आपके सेम होंगे बिकॉज सेम इंसुलेटिंग मटेरियल के होते हैं, तो हम लिख लेते हैं C1, लास्ट में हम इनको सेम कर देंगे फिर इस क्वेश्चन को निकाल देंगे, ठीक है। बिकॉज हमें फिलहाल इसके लिए जो फॉर्मूले निकलते हैं वो हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले उनको समझ लेते हैं। अब देखो ये जो पूरी स्ट्रिंग है कैपेसिटर की, इसके अक्रॉस वोल्टेज हम मान लेते हैं V, इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस V1 वोल्टेज मान लेते हैं और इसके अक्रॉस V2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो करंट है, मान लो देखो करंट यहाँ पे I फ्लो हो रहा है, तो इस I में से थोड़ा पोर्शन आपका यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। एंड आपका करंट यहाँ पे I1 फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये करंट कहाँ से आया,
बिकॉज यहाँ से देखो अगर आपने कंडक्टर ऐसे लटका रखे यहाँ पे, ठीक है, तो इस कंडक्टर में तो करंट फ्लो होता है, ट्रांसमिशन लाइन है ना, तो इस कंडक्टर में से थोड़ा करंट यहाँ पे भी फ्लो होगा, ठीक है, तो वही करंट यहाँ पे मैंने बताया है। यार अब क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे क्या लगाते हैं, केसीएल लगाते हैं, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। तो देखो केसीएल लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, देखो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कैपिटल आई इक्वल्स टू स्मॉल आई प्लस आई वन, ठीक है। अब किसी भी कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है ये हम कैसे निकालते हैं, देखो ये अगर कोई कैपेसिटर है और इसमें मेरे को करंट निकालना है, ठीक है, करंट की आई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, आई इक्वल्स टू जो भी मेरा वोल्टेज है इस कैपेसिटर के अक्रॉस डिवाइडेड बाय जो भी मेरा रिएक्टेंस है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वी इंटू ओमेगा सी, बिकॉज एक्स सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल आई है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रहा मेरा कैपेसिटेंस, वोल्टेज कितना है V2, तो यहाँ से मैं सिंपल लिख लेता हूँ डायरेक्ट V2 ओमेगा सी इक्वल्स टू स्मॉल आई की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, जो मेरा ये वाला वोल्टेज है, ये पूरा देखो V1 इसके अक्रॉस ही तो है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये V1, ठीक है, ओमेगा C1 प्लस I1 कितना हो जाएगा V1 ओमेगा सी। तो चाहे कितनी भी डिस्क की हो, ठीक है, सबसे पहले आपको ये इक्वेशन निकालनी होती है, क्लियर है। एंड आपको देखो एक कांस्टेंट हम लेके चलते हैं, ठीक है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में के, वो क्या होता है, जो भी आपका शंट कैपेसिटेंस है, शंट मतलब ये C1, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी आपका सेल्फ कैपेसिटेंस है यानी वो नॉर्मल सी, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी इसको उल्टा मत कर लेना, ये शंट बाय सेल्फ होता है। तो यहाँ से देखो अगर मैं C1 की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, C1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल C इंटू के, ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकली इसको इस इक्वेशन में रखो, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा सिंपल ये V2 ओमेगा सी, V2 ओमेगा सी इक्वल्स टू V1 ओमेगा C1 की वैल्यू रखता हूँ C इंटू के, ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा V1 ओमेगा सी, यहाँ तक ठीक है आपका। तो यहाँ से देखो मेरे को क्या मिल गया V2 ओमेगा सी, ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ सिंपल V1 ओमेगा सी, ठीक है, V1 ओमेगा सी, अंदर क्या बच जाएगा सिंपल K+1, K+1, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मेरे को ओवरऑल क्या मिल गया, देखो फॉर्मूला V1 की टर्म में लिखता हूँ, ठीक है, V1 क्या लिख रहा हूँ मैं, V1 इक्वल्स टू V2 अपॉन 1 प्लस के, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखो जो आपकी स्ट्रिंग वोल्टेज है, ठीक है, स्ट्रिंग के क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना V की वैल्यू क्या है, सिंपल V1 प्लस V2, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं V2 की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, V2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सिंपल, स्ट्रिंग के क्रॉस वोल्टेज माइनस V1, ठीक है, ये जो वैल्यू मिली ये मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखो मेरे को क्या मिल जाएगा देयरफॉर, यहाँ से मेरे को आ जाएगा देखो V1 इक्वल्स टू क्या आपका आ जाएगा देखो V माइनस V1, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस के, ठीक है, 1 प्लस के, ठीक है, तो सिंपल देखो इधर उधर लेके जाके सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, यहाँ से आप जो सॉल्व करते हो तो ये आपको मिलता है देखो V1 इक्वल्स टू स्ट्रिंग के क्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 प्लस के, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है, क्लियर है। तो देखो मैं अगर ओवरऑल आपका फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो तो V1 की एक वैल्यू तो हो गई V अपॉन 2 प्लस के, और एक और वैल्यू आपकी हो गई V2 अपॉन 1 प्लस के, V2 अपॉन 1 प्लस के, ठीक है, ये किसके लिए, ये जब आपका दो डिस्क हो तब, ठीक है, तो ये आप पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, बिकॉज मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं आपके 2 डिस्क के ही होते हैं, ठीक है, बिकॉज 3 डिस्क वगैरह 4 डिस्क वगैरह लेते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है, तो 2 डिस्क का तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूले याद ही होने चाहिए, बिकॉज हर बार वहाँ पे आप ऐसे डेराइव करने नहीं बैठोगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि जो कैपेसिटेंस है आपके सारे कैपेसिटेंस क्या है सी, यानी सबकी वैल्यू सेम है, तो यहाँ से देखो अगर मैं के की वैल्यू निकालता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो के क्या होता है हमारा C1 अपॉन सी, ठीक है, अब इसने बोल दिया सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू सी ही है, यानी ये भी सी और ये ऑलरेडी सी है ही है, तो ये वैल्यू मेरे को मिल गई 1, यानी के की वैल्यू मेरे को 1 मिल गई, तो यहाँ से अब अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो देखो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज यानी वो स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, ठीक है, इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा V2 अपॉन 2, ठीक है, ये मेरा निकल गया इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो मेरे को निकालनी क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क कितनी है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ जो भी लोवेस्ट डिस्क है यानी जो भी कंडक्टर मेरे पास में सबसे वो वाली डिस्क है उसका वोल्टेज, ठीक है, तो कितना V2, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा V2, ठीक है, ये मेरे स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में समझा चुका स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे होती है। तो यहाँ से मेरे को क्या चाहिए V2 की वैल्यू चाहिए, V2 मेरे को पता है, V2 की वैल्यू देखो ये फॉर्मूला यूज़ करके मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा देखो मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके देखो V/3, ये V/3 इक्वल्स टू ये आपका हो जाए देखो V2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो यहाँ से मैं V2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ बिकॉज मेरे को स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज पता है, इसने दे रखा है देखो 22 kV, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ ये आपका आ गया देखो 22 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इक्वल्स टू
ये आपका गया V2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा V2 तो निकल जाएगा इजीली। यहाँ से मेरे को जो V2 मिलेगा ये मेरा आ जाएगा देखो 14.66। ठीक है, V2 निकल गया। अब यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले में मेरे को रखना है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी हो गई देखो, स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज 22 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ 14.66। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए, ये आपका आ जाएगा सिंपल 75%। क्लियर है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज हर बार आपको डेराइव करने वहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं, तो सिंपल आपको याद रखना है और इतना कोई कॉम्प्लिकेट है भी नहीं। V1 इक्वल्स टू V अपन 2 प्लस के इक्वल्स टू V2 अपन 1 प्लस के। क्लियर है चीज़। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटर अरेंजमेंट ऑफ टू स्ट्रिंग इंसुलेटर इज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम वोल्टेज दैट ईच यूनिट कैन विथस्टैंड शुड नॉट एक्सीड 17.5 kV। द लाइन वोल्टेज ऑफ द कंप्लीट स्ट्रिंग इज। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है इसने, क्या है देखो, मैक्सिमम वोल्टेज दैट ईच यूनिट कैन विथस्टैंड शुड नॉट 17.5 kV। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी यूनिट है, जैसे एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई। ठीक है, मैक्सिमम आपकी जो वोल्टेज विथस्टैंड कर सकती है ये यूनिट, वो कितना है 17.5 kV। ठीक है, और हमें पता है कि हमारी पूरी जो स्ट्रिंग होती है, उस पूरी स्ट्रिंग में जो सबसे लोवेस्ट डिस्क होती है, लोवेस्ट यानी कंडक्टर के सबसे पास वाली जो डिस्क होती है, वो सबसे ज़्यादा वोल्टेज आपका विथस्टैंड करती है। ठीक है, तो इसने बोला कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना विथस्टैंड कर सकता है 17.5, तो ऑब्वियस बात है वो सबसे लोवेस्ट डिस्क ही करेगी। ठीक है, तो यानी कि अगर ये हमारा V1 है, ठीक है, एंड ये हमारा V2 है, तो यहाँ से लोवेस्ट डिस्क आपकी ये वाली है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया हमारा 17.5 kV। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, सिंपल ये स्ट्रिंग वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यही निकालना है हमें। तो देखो सिंस 2 डिस्क है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डेराइव कर दिया लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, वो आया था देखो V1 इक्वल्स टू V2 वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1 प्लस के इक्वल्स टू आपका स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 प्लस के। देखो के की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, के इक्वल्स टू सिंपल सी डैश ऑन आपका सी। ठीक है, तो सी डैश इसने दे रखा है 1/8 यानी C/8। ठीक है, तो ये आपका हो गया C/8। ठीक है, एंड सेल्फ कैपेसिटेंस इसने सी दे रखा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं के की वैल्यू मिल गई 1/8। ठीक है, 1/8। तो अगर इसको मैं पॉइंट में लिखता हूँ तो के की वैल्यू मेरे को मिल गई 1/8 यानी कि 0.125। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा स्ट्रिंग वोल्टेज है V, ये क्या होगा V1 प्लस V2 होता है। स्ट्रिंग वोल्टेज यही होता है ना। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो V2 वैल्यू है, यानी V2 जो वोल्टेज है, ये हमारा कितना है 17.5 kV। ठीक है, बिकॉज इससे ज़्यादा ये एक्सीड ही नहीं कर सकता, और मैक्सिमम वोल्टेज हमारा हमेशा लोवेस्ट डिस्क पे ही होता है। ठीक है, तो V2 हमें मिल गया। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि V1 निकालने बैठ जाओ। ठीक है, कोई सेंस ही नहीं बनता V1 निकालने का। सिंपली आप क्या करो, ये जो इतना फॉर्मूला है, ठीक है, ये दोनों जो रिलेशन है इनको यूज़ कर लो। V1 निकालने की जरूरत क्या है, इसमें देखो हमें V निकालना है ना, तो V तो यहाँ से भी निकाल सकते हो बिना V1 निकाले। क्लियर है, तो यहाँ से देखो सिंपल ये रिलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, देयर फॉर V2 अपॉन 1 प्लस के, V2 अपॉन 1 प्लस के इक्वल्स टू V अपॉन 2 प्लस के। ठीक है, तो मैं सिंपल V की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो ये आपका आ गया 17.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.125 इक्वल्स टू V अपॉन 2 प्लस 0.125। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें सिंपल स्ट्रिंग के क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा 33 kV। क्लियर है चीज़ ये, तो सिंपल आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर 3 फेज 50 हर्ट्ज 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ईच ऑफ द कंडक्टर इज सस्पेंडेड बाय इंसुलेटर string having two identical porcelain insulators. The self capacitance of the insulator is 5 times the shunt capacitance between the link and the ground as shown in the figure. The voltage across the two insulator are, यानी ये जो वोल्ट इंसुलेटर है इनके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, यानी E1 की वैल्यू और हमें E2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है चीज़। अब देखो दो डिस्क है, तो दो डिस्क में हमने देखो फॉर्मूले डेराइव कर रखा है। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारा V1 हो और ये हमारा V2 हो, ठीक है, और जो पूरा वोल्टेज हो पूरी स्ट्रिंग के क्रॉस अगर वो V है, इस कंडीशन में हमने फार्मूला एक डेराइव कर रखा है। ठीक है, क्या आता है देखो कि V1, ठीक है, V1 वोल्टेज इक्वल्स टू जो भी आपका V2 वोल्टेज है डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। ठीक है, कि आपका कोई कांस्टेंट है इक्वल्स टू फिर आपका पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 प्लस के। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बना था। एंड यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला इसने 11 kV का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी कंडक्टर आपका लगा हुआ होगा ऐसे, कि जो भी कंडक्टर है ये बेसिकली कितने 11 kV की ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझो जो वोल्टेज होगा, ठीक है, ये जो वोल्टेज में क्वेश्चन में दे रखा है 11 kV, कौन सा वोल्टेज होता है आपका, लाइन वोल्टेज होता है। ठीक है,
मेरे को अगर पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है यानी वी की वैल्यू, ठीक है, वी ये जो वोल्टेज होता है वी, ठीक है, ये मेरा होता है फेज़ वोल्टेज होता है। तो यहाँ से अगर वी की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल मेरे को फेज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो 11 के वी डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6.35 kV, यानी मेरे पूरी स्ट्रिंग जो है उस पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज मेरे को मिल गया 6.35 kV। तक क्लियर है आपका। एंड देखो के की वैल्यू भी निकाल देते हैं, ठीक है, एंड के क्या होता है आपका जो भी शंट कैपेसिटेंस है, यानी ये वाला जो है कि ये कितना है मेरा सी डिवाइडेड बाय सेल्फ कैपेसिटेंस मेरा कितना है 5C, ये आपका आ गया 5C, सी से सी कैंसिल, ये मेरा आ गया 1/5, ठीक है, तो 1/5 मेरा कितना होता है 0.2। यहाँ तक आपका ठीक है। अब मेरे को तो निकालनी है E1 और E2 की वैल्यू, ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ V1 और V2 की निकाल देता हूँ, ठीक है, उसी से मेरे को पता चल जाएगा कि किसकी क्या वैल्यू है। तो देखो पहले मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ ये वाला, देखो V1 इक्वल्स टू, ठीक है, V1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका देखो V2, ठीक है, देन 1/K, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं V2 यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता ना, ठीक है, बिकॉज मेरे को V2 की वैल्यू नहीं पता ना, तो इसको हटाओ, यहाँ से हम यूज़ करेंगे V/2 + K वाला, ठीक है, बिकॉज मेरे को इस V की वैल्यू पता है। यहाँ से देखो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 इक्वल्स टू, देखो ये V कितना है मेरा 6.35 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस K की वैल्यू हमने निकाल दी 0.2, ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंपल डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से मेरे को जो V1 की वैल्यू मिली, ठीक है, और V1 की ही वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ये रहा V1 और ये V1 ही मेरा E2 है, ठीक है, तो यहाँ से लिख लिया था V1 इक्वल्स टू E2, जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी ये डिवाइड करके 2.89 kV। यहाँ तक आपका ठीक है। तो इससे फर्दर मेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, बिकॉज एक ही ऑप्शन है ऐसा, ठीक है, तो फर्दर फिर भी सॉल्व कर देते इसको। अब देखो दूसरा मैं क्या करता हूँ यूज़, ठीक है, दूसरा मैं यूज़ करता हूँ चलो V2, ठीक है, अपॉन 1 + K इक्वल्स टू V/2 + K, ठीक है, तो इसमें मेरे को सारी वैल्यू पता है, बस V2 ही नहीं पता, ठीक है, सारी वैल्यू रख के इसमें आप इजीली V2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो V2 मेरा किसके इक्वल है यहाँ पे E1 के इक्वल है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 3.46 किलो वोल्ट। तो आपका सिंपल आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है चीज़, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।